आज हमारी विलियम वर्ड्सवर्थ की 6 नंबर की क्लास है। अभी तक मैं आपको वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी करा चुका हूँ, तो उसके बारे में मैंने बताया किस किस ने क्या क्या कमेंट्स करे, किस तरीके से वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज करा। वर्ड्सवर्थ की लाइफ के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको, जो उसकी फर्स्ट एंड सेकंड क्लास रही थी। उसके बाद में मैंने आपको प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड जो है वो कंप्लीट कराया था, जो एक क्रिटिकल वर्क था विलियम वर्ड्सवर्थ का। आज इसकी 6 नंबर के क्लास रहेगी वर्ड्सवर्थ की, और पोयम है, बड़ी लेंथी पोयम है वर्ड्सवर्थ की, और पोयम का नाम है माइकल। तो ये माइकल जो पोयम है वर्ड्सवर्थ की, जो एक स्टोरी बेस्ड है, मतलब बहुत इजी है। जिस तरीके के आप ड्रामे भी करते हो उस तरीके से पोयम है। जैसे पोयम तो नॉर्मली अगर हम जैसे टिंटा नेवी और ट्विंटी मेसन पढ़ेंगे तो वो थोड़ी टफ पोयम होती है, लेकिन ये कहानी बेस्ड है। अगर कोई स्टोरी बेस्ड होती है तो वो बड़ी इजी हो जाती है। तो आज बड़े आसानी से मैं आपको इसे समझाऊंगा। पहले बहुत सिंपल वे में मैं इसकी स्टोरी आपको बता दूंगा, क्योंकि स्टोरी का पता होना बहुत जरूरी है। लाइन टू लाइन तो खैर करानी बहुत लेंथी हो जाएगी, और ना ही इतनी इम्पोर्टेंट पोयम है कि लाइनों से आएगी। इसके जो बीच के जो क्वेश्चंस है वो करा दूंगा मैं आपको। और ये पोयम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। और पोयम का जो पब्लिश का जो टाइम था, वो वही टाइम था जो मैंने अभी आपको कराया था, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड। भाई लिरिकल बैलेड से वर्ड्सवर्थ जाना गया 1798 में, जो रोमांटिक एज का आगाज कराते हैं। तो लिरिकल बैलेट 1798 में वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलर्स मिलकर लिखते हैं। 1800 में प्रीफेस डाला इसका लिरिकल बैलेट का। और जब प्रीफेस डाला था सेकंड टाइम जब पब्लिश हुई थी, तो पोयम कुछ और भी ऐड करी गई थी इसमें। तो उन ऐड होने वाली पोयम में 1798 में नहीं थी माइकल, लेकिन जो जो 19 पोयम शुरुआत में वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी उसमें माइकल नहीं थी। लेकिन जब 1800 वाला एडिशन आया जिसमें प्रीफेस डाला वर्ड्सवर्थ ने अपने नाम से, उसमें माइकल पोयम को भी ऐड कर दिया गया था। तो इसका मतलब 1800 में पब्लिश हुई है माइकल पोयम। तो इस पोयम की बात करेंगे, जैसा नाम से ही पता लग रहा है कि ये एक नाम है, और इसी नाम से इसमें एक कैरेक्टर है। तो वो ही कैरेक्टर इसका मेन कैरेक्टर है जिसके नाम से इस पोयम का नाम डाला गया है। तो माइकल जो है ही इज द प्रोटेगनिस्ट ऑफ दिस पोयम। जैसा कि आपको चित्र से भी पता लग रहा होगा कि माइकल जो है काफी एजेड पर्सन है। 80 साल की इसकी उम्र है, 80 ईयर ओल्ड। आप यहाँ लगा सकते हो। तो आज के अगर टाइम में देखा जाए तो 80 साल में किस तरीके से है, लेकिन चलो पुराना है। और बहुत ही मेहनती है, बहुत डिलीजेंट है, और परिश्रम करने वाला, स्ट्रगल करने वाला, थकान ना मानने वाला, इस तरीके का कैरेक्टर है माइकल का। और ये पूरा परिवार है जो ऊपर नाम दिए गए हैं, माइकल का, ल्यूक का और इजाबेल। ये तीनों एक परिवार है। और इस परिवार में इन दोनों हस्बैंड और वाइफ का बेटा है ल्यूक। तो माइकल माइकल की वाइफ है इजाबेल, और उसका बेटा है ल्यूक। कहानी को बड़े ध्यान से ल्यूक। एक ही बार में क्लियर हो जाएगी। हाँ, म्यूट अरे रखना, आवाज म्यूट रखो आवाज अपनी। तो माइकल, ल्यूक और इजाबेल, तो यहाँ ये एक फैमिली है। अरे माइक ऑफ कर लो, किसका है? माइक ऑफ कर दो। माइकल, इजाबेल और ल्यूक, इन तीनों की बात आती राधा है दी तो। और सानवी मैम अपना माइक ऑफ कर लीजिए। राधा दी अपना माइक ऑफ कर लो। ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। माइक ज्वाइन करते ही अपना म्यूट कर लिया करो। राधा दी अपना माइक ऑफ कर लो। माइकल, ल्यूक और इजाबेल। तो माइकल एक 80 ईयर ओल्ड है, जो एक सेफर्ड है, मतलब गडरिया है। और जो गडरिया का काम क्या होता है, भेड़ों को चराने वाला। तो गरीब है बेचारा। तो भेड़ रखी हुई है, उन्हें चरा करके आता है, यही रोजी रोटी है। तो ये माइकल का वर्क है। माइकल की वाइफ है इजाबेल, और इजाबेल उससे 20 ईयर यंगर है, मतलब 20 साल छोटी है। तो 20 साल छोटी, देखो काफी गैप हो गया दोनों की ईयर में। तो ये हस्बैंड एंड वाइफ है, माइकल और इजाबेल। और इन दोनों का एक बच्चा है जिसका नाम है ल्यूक। ये 18 साल का है, 18 ईयर ओल्ड। तो जब ये पोएम स्टार्ट होती है तो तीनों की जो एज है 80, 60 और 18, इस तरीके से इन तीनों की एज है। और यही परिवार है, इसी की हम बात करने जा रहे हैं। पोयम को वर्ड्सवर्थ ने बहुत सोच समझ के लिखा है। अब तो आपको खूब पता लग गया कि विलियम वर्ड्सवर्थ किस तरीके की पोयम लिखा करते। सारा जो आपने पढ़ा है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, उसमें आपने जी। देखा था कि वहां ये कहा जाता है कि वर्ड्सवर्थ की जो पोयम है वो बेस्ड है, खुद वर्ड्सवर्थ ने एक्सेप्ट करा है, मैं रूरल सब्जेक्ट लेता हूं। अब आप देखना क्या वे बात सही है जो मैंने आपको बताई थी।
तब तो आप उसे रट रहे थे, लेकिन अब आप उसे कनेक्ट कर सकते हो, इस पोयम से कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में जब मैं और पोयम्स पढ़ाऊंगा तब भी आप उन्हें कोरिलेट कर सकते हो कि क्या वे बातें सब सही है। तो उसमें सबसे पहली बात ये आती है कि वर्ड्सवर्थ यही कहता है कि रस्टिक मैं थीम लेना चाहता हूं, मेरा सब्जेक्ट मैटर वो गांव वाला होता है। मैं मैन टू मैन मेरी लैंग्वेज होती है, सिंपल लैंग्वेज की बात करनी चाहिए एक अच्छी पोइट्री में। और पोइट्री ऐसी होनी चाहिए कि जो कोई शिक्षा दे, डिडेक्टिसिज्म से भरी हुई हो, मतलब कुछ ज्ञान दे। और पोइट एक टीचर की तरह होना चाहिए। तो क्या वो यहाँ कुछ टीच कर रहा है? तो जब आप इस पोएम को पढ़ोगे तो आपको एक सबक या एक आपको टीचिंग इसमें मिलती है। जिसका माइक खुल रहा है वो माइक अपना ऑफ कर ले आरती प्लीज। माइक। यहाँ पर इसी तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से ये जो पोयम है इसमें जो वर्ड्सवर्थ है वो टीच करता है। और क्या टीच करके क्या लेसन मिलेगा, जब आप पूरी पोयम को पढ़ लोगे तो आपको लगेगा हाँ ये बात इसने बताई है। तो एक गांव से जुड़ी हुई एक पोयम है। और गांव भी पता है उसने कौन सा लिया है? जहां वो खुद लास्ट टाइम पे उसे दफनाया गया था, ग्रासमेयर जगह, वही जगह उसने ली है, कोई इमेजिनेटिव प्लेस नहीं है। और वही की ये स्टोरी करी है इसने क्रिएट। होता क्या है मैं आपको बताऊं। देखो ये तो बात है कि जब वर्ड्सवर्थ किसी पोयम को लिखता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो क्या करता है कि वो कोई चीज देखेगा, देखने के बाद उस पर कंटेम्पलेशन करेगा, उसे गहन चिंतन करेगा, सोचेगा उसके बारे में, फिर लिख देगा। होता क्या है कि ग्रासमेयर में ही एक जगह है जहां पर वर्ड्सवर्थ जाता है, जब वो काफी पहले की बात है, मतलब उसकी छोटा था। तो उसने क्या देखा कि कुछ पत्थर एक जगह पड़े हुए हैं। तो पत्थर पड़े हुए मतलब हीप ऑफ स्टोन्स है, पत्थरों का एक ढेर है जो पड़ा हुआ है। तो वो पत्थर को देखा उसने, भाई ये पत्थर क्यों है? तो वर्ड्सवर्थ ने, मैं वर्ड्सवर्थ की बात कर रहा हूँ अभी, पोएम की बात नहीं कर रहा। वर्ड्सवर्थ ने उन पत्थरों की कहानी पूछनी चाहिए, मतलब कहानी नहीं पूछनी चाहिए, उसने कहा भाई ये पत्थर इस तरीके से क्यों पड़े हुए हैं। तो किसी ने उसे बताया कि इसके पीछे एक कहानी छिपी हुई है। जो वो स्टोरी उसे बताई गई वर्ड्सवर्थ को, उसी स्टोरी को वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम में डाल दिया। तो उसने एक पोयम ही बना दी उसके ऊपर। अब वो स्टोरी क्या है उसे समझ लो आप। तो अब हम कहानी पे आते हैं, स्टोरी पे आते हैं माइकल की। तो माइकल का परिवार है, माइकल इसमें प्रोटेगनिस्ट है, वही हीरो है इसका। और माइकल की वाइफ है इजाबेल जो 60 साल की है, माइकल 80 ईयर ओल्ड एजेड पर्सन है। उनका लड़का जो भी यूथ है 18 साल का है। ये तीनों रहते हैं और तीनों बहुत ही गरीब है। सेफर्ड है, गडरिया है। इनका जो खेती वगैरह नहीं है, लेकिन जो जमीन है इनकी, उसमें एक तो इन्होंने अपनी कॉटेज बनाई हुई है जिसमें ये रहते हैं। और इतना ही हिस्सा इनका आगे खाली पड़ा हुआ है। और उस हिस्से में कहीं पर, जो मैं भी बता रहा था, हीप ऑफ स्टोन्स, पत्थरों का एक थोड़ा सा टीला सा पड़ा हुआ है, जैसे 20-25 पत्थर इस तरीके से। और वो उबड़ खाबड़ से पड़े हैं। उन पत्थरों की बात मैं बार बार जो बोल रहा हूं वे कहीं ना कहीं इस स्टोरी से भी कनेक्ट है और इसकी थीम से भी कनेक्ट, इसलिए मैं बोलता हूँ। और उसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, जब भी मैं उसका बार बार जिक्र करता हूँ। होता क्या है कि जो माइकल है उसका एक सपना था कि, गरीब तो था ही वो। अब गरीब के लिए जिस तरीके से अमीर के या मिडिल क्लास के लिए जैसे मकान बनाना बड़ा टफ काम होता है, तो मकान के बारे में तो खैर वे सोच ही नहीं सकते, गरीब है। लेकिन जैसे वे भेड़ चराते थे, वे सीप को इधर उधर ले जा करके चरा करके लाते थे, तो जब उन्हें रखने का जो हिसाब होता था, जैसे अब ठंड पड़ रही है, ऐसी ठंड में अगर सीप, आप सीप चरा के ला रहे हो, उन्हें कहाँ रखोगे आपने? तो जैसे गाय के लिए गौशाला होती है, तो इस जैसे भैंस के लिए डेयरी होती है, ऐसे ही जो ये भेड़ होती है इनके लिए हिंदी में तो उसे बाड़ा कह देते हैं, बाड़ा। और वैसे चारों तरफ से, मतलब ये ऐसे लगा लो आप कि चारों तरफ एक हम पत्थरों से बाउंड्री कर दे, 6-6 फुटी 8-8 फुटी। और चारों तरफ से सामने एक गेट सा लगा दे, और उसके अंदर हम भेड़ को अंदर कर दे। उसे सीप फोल्ड बोल देते हैं, या सीप हाउस कह सकते हो आप उसे। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ना, सीप, उसकी अगर मैं इमेज की बात करूं तो मैं, चलो एक इमेज आपको दिखा भी देता हूँ उसकी। तो इस तरीके की इमेज है, ये देखो आप, ये है ये, तो इसे मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये सीप फोल्ड है। तो यहाँ पर इस ऐसा बनाना चाहता था। ये सपना है किसका? माइकल का। कि मैं कम से कम, अब इतनी उम्र का हो गया है और बहुत प्रयास करे, लेकिन पैसे नहीं, इसमें खर्चा होता है, वो खर्चा भी नहीं इनके बस की करना। इसके लिए पत्थरों को इकट्ठा करना, इसे कोई आएगा लगाने वाला, जैसे हमारे यहाँ राजमिस्त्री होते हैं, तो वो सब करके और इस तरीके का एक बनाना चाह रहा था। ये ड्रीम है माइकल का।
और इसके लिए पैसे लगेंगे। अब पैसा उसे कलेक्ट करना है, तो उन पैसे को कलेक्ट करने के लिए ही माइकल जो है अब वो प्रयास करता है। अब इन पे कमाई का जरिया क्या है, दोनों पति पत्नी पे, क्या पूरे घर पे जो फैमिली इनकम है वो क्या है। तो एक तो ये सीप को लेके जाते हैं। अब सीप का जो है वो, ये ऐसे तो है नहीं गाय और भैंस है दूध लिया और बेच दिया, उसकी तो ऊन बिकती। तो जो उसके बाल होते हैं ना उसे काट करके उसे इस तरीके से बेचना होता है मार्केट में जाकर। और अब आप कहोगे आज के टाइम में तो वो बहुत महंगी चीजें हैं, लेकिन वहां पे, और वो भी उनके क्षेत्र में जहां दुनिया भर का कंपटीशन हो और भी व्यक्ति इस काम को कर रहे हो, तो वहां पे तो उसकी अगर हम बात करें तो वो ज्यादा महंगी तो थी नहीं। तो वो ही इनकी एक रोजी रोटी है। और उसी रोजी रोटी को ये वहीं से 2 रुपए अपना इकट्ठा करते हैं। अब तो बेटा भी थोड़ा सा बड़ा होने लगा है। पहले वो भी इन्हीं चीजों में लगा हुआ था, लेकिन अब भी इसी चीज में पढ़ाई लिखाई उसकी कुछ है नहीं, तो उसे भी इसी काम में लगा रखा है। और यहाँ पर जो इजाबेल है, ये भी बहुत मेहनती है। अपने पति के वर्क में ये भी बहुत सपोर्ट करती है। अब ये कैसे सपोर्ट करती है, बाप बेटे तो जाकर के सीप को ले जाते हैं, चरा के उन्हें ले आते हैं, ये तो इनका काम तो ये है। तो जैसे वो धूल मिट्टी में हो जाती है, फिर उसे जो जिसके बाल काट करके उसे, मतलब बाल काटने पड़ते हैं, फिर उसे ये काटना होता है ना, स्पिनिंग, जो वो जैसे रुई काटते हैं इसी तरीके से उसकी ऊन निकालते हैं। तो वो स्पिनिंग व्हील जो है, जो चरखा टाइप में है उसे आप कह सकते हो, वो 2 खरीद रखे है इसने। जो ये इजाबेल है, मतलब इसके पास 2 है वे। एक तो इसके काम आता है वूल के लिए, दूसरा एक, जैसे हमारे यहाँ कॉटन का वो उस पे लगते हैं ना पेड़ पे, उसे कॉटन से फिर रुई निकलती है, ऐसे ही वहां है एक अलसी का बीज का वो होता है जिसे फ्लैक्स बोलते हैं। तो उसके उसे भी काटने के काम आता है। तो इजाबेल स्पिनिंग व्हील पे मतलब ये काम करती है और पूरी रात काटती है वो, इस चीज को स्पिनिंग करती है। तो कितनी मेहनती है। जब वो पूरी रात इस काम को करती है, जैसे आप देख रहे होंगे इसकी, ये देखो आप, द इवनिंग स्टार लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये हट है। तो जो हट का नाम है, बहुत बार यही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि व्हाट इज द इवनिंग स्टार, या तो ऐसे पूछेंगे, या व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉटेज ऑफ माइकल। माइकल की कॉटेज का क्या नाम है, तो नाम को कोई इवनिंग स्टार नहीं बताएगा, क्योंकि ये ऐसा नाम लगता है कि भाई ये किसी कॉटेज का नाम तो नहीं हो सकता। लेकिन ये नाम है, और ये नाम इन्होंने रखा नहीं है, ये नाम पड़ गया। क्यों पड़ गया, क्योंकि जो भी राहगीर गांव के जो भी व्यक्ति निकलते थे तो वो देखते थे शाम के टाइम में हमेशा एक लालटेन जो है वो, उसकी रोशनी हमेशा रहती थी, पूरी रात कभी बंद नहीं होती। वो सीलिंग में ऊपर छत पे लालटेन लटका करके ये हमेशा स्पिनिंग करती रहती थी इजाबेल। और ये दोनों जो बाप बेटे हैं, ये जब भेड़ को लेके आते थे तो उसकी सफाई करना, नहलाना धुलाना, फिर एक जो वो होता है ना इसे काटने के लिए, उसे नुकीला, उसे शार्पन करना, मतलब उसे तेज धार बनानी उसकी, और ये बालों को काटना, ये काम करते थे, काट के वो उसे स्पिनिंग करती थी। तो रातों रात इनका ये भी काम होता था। और इस काम में लड़का तो अभी खैर छोटा ही था, लेकिन वो भी बहुत, जो ये माइकल है इसका भी बड़ा योगदान है। जब मैं माइकल के कैरेक्टर को देखता हूं तो मुझे तुरंत याद आता है कैरेक्टर हेमिंग्वे का, द ओल्ड मैन एंड द सी का, जो कैरेक्टर था सेंटिगो का। वो बिल्कुल सेम ऐसा ही कैरेक्टर। वो मछुआरा था, वो मछली पकड़ने के लिए जाता था, तो काफी एजिड था, उसकी कहानी और इसकी कहानी को देख करके सेम सी फीलिंग आती है। वो भी बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था, ये भी बहुत स्ट्रगल करता है। तो परिवार ठीक ठाक चल रहा था। बस एक सपना था माइकल का, ज्यादा उसकी इतनी बड़ी, जैसा इंसान होता है उसके इतने बड़े सपने नहीं थे, कि बस एक बाड़ा बना दूं मैं, एक सीप फोल्ड और बना दे, जिससे कि हमारी सीप आराम से यहाँ पे रात को रुक जाएगा। ये उसका सपना था। और ये बात उसने अपने बेटे को भी बताई थी। बल्कि ऐसा हुआ था कि अपने बेटे को ले जा करके ये हाथ पकड़ के ले गया, और इसने जहां वो बाड़ा बनाना था वहीं वो हीप ऑफ स्टोन था, पत्थर पड़े हुए थे। तो अपने बेटे से कहा कि ये पत्थर, इनके बारे में ये जानते हो, ये क्या है, ये क्यों पड़े हैं, कि मुझे यहाँ पर ऐसे ऐसे एक सी फोर्ट बनाना है, और ये जिम्मेदारी मेरे तो कंधे पे है ही है, तुम्हारे भी कंधे पे है, तुम्हें भी इसमें सहयोग करना है। और फिर अपने बेटे से एक पत्थर उठवा के रखवाता है। जैसे नींव, अगर हमें किसी की नींव बनानी है ना, तो हम एक ईंट लगवा दे कि भाई एक ईंट लगा दो, इसका काम तुम करोगे। तो एक पत्थर रखवाता है उससे, तो वो बड़ा एक इमोशनल सीन होता है कि हाँ भाई ये काम अब तुम्हें करना है। बेटा बहुत ही ओबिडेंस है, बहुत आज्ञाकारी है, बहुत अच्छा है, बहुत डिलीजेंट है।
और कोई कमी नहीं है, ना किसी भी तरीके का कोई उसके अंदर वीकनेस है, ना कोई ऐब है, ना कोई बुराइयां है। तो कोई फॉल्ट नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। एक लीनियंट जैसा सन होना चाहिए बेटा, ऐसा जैसा उससे कहा वो ऐसा मानता भी है और मानेगा भी, अभी आप देखें। अब इस लाइफ में कोई भी जिंदगी जो धीरे धीरे चल रही हो, वो एकदम जो है सारी की सारी ठीक नहीं हो सकती। जब आप मूवी भी देखते हो तो कहीं ना कुछ अब उथल पुथल हो। इसमें क्या होता है, इनकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज आने वाली है, और वो आ जाती है इस माइकल के भाई का लड़का, जिसका नाम तो खोला नहीं है इस पूरी पोयम में। उसका नाम नहीं है, इसका नेफ्यू है, भतीजा है। तो इसका जो भतीजा है वो भी एक छोटा मोटा काम कर लेता है गांव में। मतलब वो, ये तो एक तरीके से ये शेफर्ड बन गए। उसने कोई छोटा मोटा बिजनेस करा, बिजनेस नहीं खोला, लेकिन उसे उस बिजनेस में घाटा हो गया। और जब उसे घाटा हो गया तो उसे पैसों की जरूरत, पैसे ना ले तो उसकी जिंदगी बहुत ही बदतर हो रही थी, तो पैसे की रिक्वायरमेंट थी बहुत ज्यादा। तो उसने अपने चाचा से कहा, माइकल से कहा कि भाई आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, कैसे करा दो। माइकल का कहना तो यही था, कहना क्या, उस पर तो है ही नहीं बेचारे पे कुछ। उसने कहा भाई मैं कहाँ से दे दूंगा, तेरा कर्जा मेरे बस की तो है नहीं है निकालना, कि जी कैसे ही करो। तो अब जैसे चाचा भतीजा वाली बात हो गई, तो माइकल ने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई कैसे करा दो आप, मैं आपके पैसे भी लौटा दूंगा, आप कहीं से दिलवा दो, अगर खुद भी ना दे। तो माइकल ने उसे पैसे दिला दिए गांव से। और जिस व्यक्ति से दिलाए, वो व्यक्ति थोड़ा सा मतलब ऐसा जैसे ब्याज ब्याज पे दे देते हैं ना, तो उसने कहा भाई पैसे तो दे दूंगा, मेरे टाइम पे दे देना। और अगर पैसे नहीं दिए तो मैं इसे लड़के को नहीं जानता, हे माइकल, मुझे तेरी जमीन जो है वो आधी चाहिएगी फिर। आधी से मतलब ये था, एक में तो कोटेज हो गई, वो बाड़े वाली जो जगह थी जहां वो सी पोर्ट बनाना चाहता था, उस जमीन को मांग रहा था। अब उसने कहा माइकल ने कि चलो भाई ठीक है, जब पहला ये काम भी जरूरी है, जब पैसों की जरूरत होती है तो इंसान सब कंडीशन पे राजी हो जाता है। वो राजी हो गया। उसने कहा ठीक है जी, चलो ओके, करो डन। पैसे मिल जाते हैं। और फिर वही होता है जैसे सब होना ही चाहिए, कि भाई होना चाहिए नहीं, मतलब होता ही है कि पैसे तो उसने ले लिए लेकिन टाइम पे ना थी, और वो पैसे नहीं दे पाता। अब कहानी वही होती है कि भाई अब उस कर्जे को कैसे चुकाया जाए। तो उस कर्जे को चुकाने के लिए अब माइकल की जो वाइफ है इजाबेल, वो कहती है माइकल से कि भाई ऐसा है कि अब पैसे कहाँ से आएंगे। अब कोई तरीका हो, कोई बिजनेसमैन है तो चलो भाई इधर उधर से आ जाएंगे, अब उन पे तो कोई तरीका है नहीं। तो अब जब ऐसे पैसों की जरूरत होती है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और जब ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, जो जॉब वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए, या जो सिंपल सी लाइफ है, किसान है, उन्हें पता है कि हम इतने ही पैसे आएंगे, फालतू आ ही नहीं सकते। बिजनेसमैन का तो एक बार को ये होता है कि कहीं ना कहीं से क्या पता कुछ पैसे आ, किसी बार ज्यादा आ जाए, कम आ जाए। जो सर्विसमैन होते हैं उन्हें भी पता होता है, जिसकी सैलरी 70,000 रुपए है, 70,000, मैं तो खूब बढ़िया बता दी, 70,000 रुपीज है, उन्होंने सपोज करो मकान ले लिया, उसकी किस्त जा रही है या इधर उधर पैसे जा रहे हैं, एकदम उन्हें 12-13 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाए, तो पैसा कहाँ से आएगा? कोई जरिया नहीं होता है ऐसे टाइम पे। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ भी ऐसी कंडीशन थी, बिल्कुल पता रहता है कि कहीं से आने की उम्मीद ही नहीं है। तो यहाँ पर उसकी जो माँ थी ल्यूक की, इजाबेल, उसके दिमाग में ये बात आई कि भाई ऐसा करते हैं, गांव से कितने ही लड़के गए हैं और जो जाके शहर में से उन्होंने पैसा कमाया है। अब इंसान का उसका तो पता रहता है जिसने पैसा कमाया, लेकिन कुछ नहीं भी कमाते उन पर ध्यान नहीं जाता किसी का। और ये बात आप भी जानते हो, तो गांव से सब सोचते शहर में चले जाए। आपने बहुत मूवी देखी होगी, पैसे कमाने के लिए हीरो जो है शहर में चला जाता है, और फिर वहां जाके कि मुझे बहन की शादी करनी है, या मुझे मकान बनाना है, या मुझे खुद के मतलब परिवार के माँ की को इलाज कराना है, मतलब बहुत सारे रीजन होते हैं। और हीरो शहर में जाता है, लेकिन वो मूवी होती है और वहां पे ज्यादातर वो कमा करके कैसे भी आता भी है, और मूवी का एंड बढ़िया होता है। ये लेकिन ट्रेजेडी है। यहाँ पर ल्यूक को राजी कर लिया जाता है। राजी को तो खैर वो बेचारा लीनियंट है और बड़ा आज्ञाकारी भी है। वो जैसे माँ बाप कहते हैं तैयार हो जाता है, माइकल भी। हालांकि माइकल अपनी वाइफ से ज्यादा अपने बेटे को लव करता है, ये भी एक क्वेश्चन होता है। और बेटे को दोनों माता पिता में कौन ज्यादा लव करता है, अगर ये बात आए तो भी माइकल है। तो माइकल अपने बेटे को अपने से दूर भेजना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी थी, तो उसने भी उसे रेडी कर लिया। और जाना कहाँ था? लंदन। अगर होता ये इंडिया तो कहाँ जाता? मुंबई। तो वहां तो मुंबई में जाते हैं, यहाँ लंदन में जाते हैं, तो इंग्लैंड की बात चल रही है तो लंदन में जाएगा। तो लंदन के लिए, और फिर एग्जाम्पल देने लगे, अरे उसका बेटा गया था, देखो वो कितने कमा रहा है, वो गया था वो कितने कमा रहा है। तो वहां पर एक इनका रिश्तेदारी में ही था,
रिचार्ड बैटमैन, ये जो नीचे है रिचार्ड बैटमैन, ये इनका मतलब वो जैसे घर कुनबे के होते हैं ना, तो इस तरीके से था। ये लड़का काफी पैसे कमा रहा था। इसका एग्जाम्पल ही लेती है वो इजाबेल, देखो कितने अच्छे पैसे कमा रहा है, कि तुम जाकर के, ये तो बिजनेस करने लगा था एक ठीक ठाक, तो इसकी एग्जाम्पल दे करके कि भाई इसे तुम भेज दो। तो आखिरकार ल्यूक को तैयार कर लिया जाता है, उसे रेडी करते हैं, उसका सामान वामान रखा जाता है कि भाई ठीक है, ल्यूक जो है वो जाएगा, कुछ कमा के लाएगा। 18 साल की उसकी उम्र, तो उसे ल्यूक को भेजा जा रहा है यहाँ पर, उसे बिल्कुल रेडी करके भाई ठीक है आप चले जाओ। तो उसे बताया जाता है, माइकल उसे सारी चीजें बताता है कि देखो हमें अब दो काम हो गए, एक तो वो कर्जा भी खत्म करना है, और एक वो जो सपना है माइकल का वो भी पूरा करना है। काफी एजेड माइकल है, अब कब तक वो जिएगा, कब तक बेटे का इंतजार करे, कब पैसे आएंगे, कैसे होगा। तो देखो बड़ी असमंजस वाली चीज है, और बच्चे को अपने से दूर भेज देते, एक ही औलाद है, और उसे पैसे कमाने के लिए शहर में भेजा जाता है। अब वो थीम भी स्टार्ट हो चुकी है विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो वो कहता है ना नेचर में रहना चाहिए, नेचर की गोद में ही सब कुछ है, और वो मेटरलिज्म जो भौतिकवाद, मोह माया धन दौलत, इससे दूर भगाता है वर्ड्सवर्थ, वो चीज हो गई है। अब इंसान नेचर से मेटरलिज्म की तरफ को जा रहा है, तो ये तो ऐसे ही जा रहा है। और देखो दुनिया बस भी ऐसी नहीं है, आप देखो आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके फादर जो है वो पहले फार्मर होंगे और वे शहरों में आ गए, हम भी ऐसे में ही हैं। तो सब ऐसे अपने गांव छोड़ छोड़ के आते हैं, पैसा कमाना ही एक टारगेट होता है, या आगे को बढ़ना, बच्चों को और ज्यादा। अब बच्चों को पढ़ाना लिखाना, फिर वही बात आ जाती है, टेंशन भरी जिंदगी इतनी शहर में, इससे तो गांव में ही ठीक थे अगर जिंदगी जीनी है तो। भाई ज्यादा कमाया, हमने यहाँ 2 लाख कमाए, खर्चा 1.5 लाख कर दिया, और 1.5 लाख करने के बाद टेंशन और दुनिया भर की ले ली, और दुनिया भर की बीमारी ले ली शहर में, और हम वहीं पे 20-30 हजार रुपए कमाते रहते, टेंशन भी ना होती, ज्यादा बीमारी भी ना होती। तो लाइफ तो जीनी थी ऐसी, मनोरंजन से उनकी जिंदगी चल रही है, ऐसी यहाँ चलती रहती, फायदा क्या हुआ। कोई हमारा ऐसा तो है नहीं कि बुक्स में नाम लिख दिया हम बहुत ज्यादा इमोर्टल हो गए, या हमें बहुत ज्यादा फेमस हो गए। जिंदगी जीनी तो है, भाई बढ़िया जीनी है, ठीक है, वे भी खुशहाल, तो वो आदमी ज्यादा खुशहाल है। ये तो आपने कैरेक्टरों पे हैप्पी लाइफ पढ़ा भी होगा इंटर में, कि हैप्पी लाइफ का कैरेक्टर क्या, जो व्यक्ति हमेशा मतलब खुशहाल रहे, और उसे टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर टेंशन लेकर भी आप चाहे कितनी कमा रहे हो, बेकार है जिंदगी। हालांकि अब माइकल को तो टेंशन थी, अब उसने ल्यूक को भेज दिया, और ल्यूक चले जाते हैं शहर। शहर में कुछ साल तक उसके बढ़िया रिपोर्ट आ रही थी, वहीं वो रिचार्ड बैटमैन के उधर भी जाता है, तो रिचार्ड बैटमैन के थ्रू खबर आती रहती है कि भाई बेटा आपका बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे जो माइकल है वो भी अपनी, अब वो थोड़ा सा टेंशन फ्री है कि भाई बेटा पैसे भेजेगा, थोड़े बहुत भेजे भी उसने, काम ठीक ठाक चल रहा था। पढ़ाई लिखाई का तो था नहीं, लेकिन जैसे भी एक बिजनेसमैन के यहाँ लग गया, और 2 रुपए मतलब कमा रहा था ठीक। अब ये पैसे भी भेज रहा था, लेकिन धीरे 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 अब ये वहां पर मेटरिज्म, भौतिकवाद, उसमें फंस गया। देखो जब तक, अब 2-3 एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, कभी कभी हम कहते हैं कि भाई संगति का असर पड़ जाता है, बात सही भी है। अगर इंसान कि भाई बुरे में रहा तो वो बुरा पड़ गया, अब इसमें सारे ऐब हो गए, ये शराब भी पीने लगा, ये जुए भी, गैम्बलिंग करने लगा, ये लव अफेयर गर्ल्स के साथ, ये भी चीजें सब चालू कर दी इसने। तो मतलब कुल मिलाकर के इसमें जितनी भी बुरी आदतें थी सारी पड़ गई। अब कुछों का कहना यह होता है कि जो अच्छे इंसान होते हैं, चाहे कितनी बुरी मेजोरिटी हो, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी बात किसी हद तक ठीक है। और कुछ ये कहते हैं कि संगति का फर्क पड़ता है, ये भी बात कुछ हद तक ठीक है। अब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको बताऊं, तो दूसरी बात में ज्यादा ध्यान है कि संगति का वाकई बहुत फर्क। वो एक अलग बात है कि असंगति का फर्क पड़ने के बाद भी कुछ व्यक्ति इतने डिटरमाइंड होते हैं, जो मतलब सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं, वो नहीं हिलते डुलते। लेकिन अगर सपोज करो 100 व्यक्ति को हम ऐसी बुरी संगति में छोड़ दे, और 90 बदल जाए, फिर हम एक का एग्जाम्पल लेके ये कहे देखो भाई ऐसे बदलते नहीं है, तो गलत हो गया ना हमारा परसेप्शन। परसेप्शन तो वो सही हो गया कि 90 चेंज हो गए। कुल मिला के जब तक कोई चीज आपके सामने नहीं होगी, तो आप फिर भी उसके प्रति आपकी ऐसी कोई लत नहीं लगेगी। तो अगर शराब आपसे कोसों दूर है, कहीं कोई ना बेच रहा है ना कोई पी रहा है, तो ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि आप भी विदाउट वाइन ही रहो। और जहां आस पास में सब कुछ है, वहां ऐसा तो हो सकता है आप वहां भी ना पियो, लेकिन ज्यादातर व्यक्ति पीने लग जाए। तो कुल मिला के ल्यूक अपने आप को कंट्रोल ना कर पाया, और वो बुरी संगति में पड़ जाता है। और पड़ने के बाद वो कर्जा उस पर हो जाता है, कुछ इस तरीके से पैसा वैसा सब ऐसे ही जा रहा है, बर्बाद कर रहा है, और वहां से भाग जाता है।
इसके पिता को पता लग जाता है, बताते हैं, वहां से लेटर आता है कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारा बेटा तो यहाँ से उसमें सारे ऐब हो गए, वो ऐसे चला गया। अब उसे बड़ा धक्का लगता है, इस उम्र में बेटे के थोड़ा सुन करके बड़ा धक्का होता है। और उसकी एक लाइन भी होती है, वो उससे कहता है सूरज की तरफ को देख के, माइकल, कि हे सूरज, सन को कहता है कि आई एम मोर डिलीजेंट देन यू, मतलब यू आर नॉट सो डिलीजेंट, माने परिश्रमी एज आई, मतलब तुम मेरे जितने परिश्रमी नहीं हो। ये क्योंकि ये फिर चल देता है काम पे, जैसे काम तो तब भी कर रहा था, लेकिन जब बेटे का पता लगता है ना, फिर अपने आप ही सारी चीजें लेकर के चल देता है कि मुझे अब फिर दोबारा से मेहनत करनी है, मैं ही इस सपने को पूरा करूंगा अपने को जैसे भी है। लेकिन ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता, उम्र का भी तकाजा था। तो सूरज से ये कहता है कि मैं तुझसे ज्यादा परिश्रमी हूँ। तू तो एक बार को सुबह निकलता है, शाम को छिप जाता है, तो तेरा तो वर्क खत्म हो गया 10-12 घंटे का। मैं तो रात को भी काम करता हूँ, मैं पूरी रात अपनी वाइफ को सपोर्ट करता हूँ, उसका जो स्पिनिंग व्हील वाला जो वर्क है उसमें मदद करता हूँ, बालों को काटता हूँ, फिर वे जो औजार है जिनसे बाल कटते हैं उन पे धार लगाता हूँ, फिर मैं इन सीप को जो है सारे में घुमा के लाता हूँ। तो मैं तो रात में भी और दिन में भी वर्क कर रहा हूँ। और तेरा तो अपना सही है, अपने 6:30-7 बजे 8 बजे निकल, और 5-6 बजे फिर अपने छिप जा, तो तुझे तो आराम मिलता है पूरा। तो ऐसे भी ये बोलता है उसमें। और जो वो शर्त रखी गई थी, वो शर्त भी नजदीक आने लग जाती है कि उसकी जो जमीन थी उसे जब्त कर, यही धक्का लगता है इसे। और आखिरकार जो माइकल है, उसकी इस दर्द से 7 साल बाद उसकी मौत हो जाती है, बेटे को भेजने के 7 ईयर लेटर, 7 साल बाद। और कुछ इस तरीके से भी कहानी हो गई, जैसे आपने वो द मर्चेंट ऑफ वेनिस देखा होगा ना, एंटोनी वाली कहानी है, साइलॉक की। शर्त रख दी कि मैं तेरे मांस का टुकड़ा चाहिए मुझे, अगर पैसे ना दिए गए। ठीक है, जो उसका दोस्त पैसे ले जाता है बेसेनियो, तो बिल्कुल वही स्टोरी सी बनती है। तो भाई इसकी जमीन जब्त कर ली जाएगी, तो जमीन भी छीन ली गई। इसकी मौत के 3 साल बाद, या टोटल 10 साल बाद कह दो, 7 साल बाद ये मर गया। जब अपना बेटा भेजा था, जब 18 साल का था वो, तो 7 साल बाद ये मर गया। इसका मतलब 80 का तो ये शुरू में ही है, 87 का मर गया। और इसकी जो वाइफ है, वो साथ में 3 साल बाद, और तो वो 60 की थी जब ये मरा होगा, तो 67 की होगी, और जब खुद मरी होगी तो 70 की होगी। तो 3 साल बाद वो भी मर जाती है। तो इजाबेल भी, माइकल भी, दोनों मर जाते हैं। ल्यूक पता नहीं कहाँ चला गया, उसका पता ही नहीं होता, ट्रेजेडी हो जाती है। और पूरी मतलब कहानी में ऐसे ही रहता है, वे पत्थर ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। सारी जो जमीन थी वो जब्त कर लेता है, उसके बाद में फिर वो कहीं बेच देता है। कोई अजनबी बिजनेसमैन आकर के उसे सबको जोत देता है, वो सारा खेत वेत हो जाता है वहां पे, फसल उगनी चालू हो जाती है, कोटेज वोटेज सब खत्म हो गई, कुछ भी नहीं बचा। केवल वो ही पॉप स्टोन्स के कुछ पत्थर वहां पड़े रह गए, और एक ओक का वृक्ष। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ओक का वृक्ष था वहां पे, वो पेड़ रह गया, जिससे पता है थोड़ा सा, हाँ भाई यहाँ कहीं कोटेज वोटेज हुआ करती थी। तो वो पड़े रह गए, और इससे पता लगा कि सब कुछ चकनाचूर हो गया। अब वर्ड्सवर्थ इसमें ये मैसेज देना चाह रहा है कि देखो, आखिरकार प्रकृति जो है ना, नेचर, वो किस तरीके से एक मदर की तरह आपको बढ़िया तरीके से लेके चलती है। लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ के मेटरलिज्म में गए, भौतिकवाद में पैसे कमाने शहर गए, देखो क्या हाल हो गया, सब कुछ खराब हो गया। तो वो मैसेज वर्ड्सवर्थ ने यहाँ देने का प्रयास कर। तो आप सब बच्चों को यही बात बताना चाह रहा है विलियम वर्ड्सवर्थ, कि भाई कुछ नहीं है इसमें, धन दौलत मोह माया कमाना, पैसा, वो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस वाली थीम आ जाएगी उसके सोनेट जो उसने लिखा है, कि अरे सब कुछ बेकार है, जितना हम इन चीजों में जाएंगे उतने ही हम भ्रष्ट होते चले जाएंगे। और जे रूसो का कंसेप्ट जो था, जिसे वर्ड्सवर्थ ने फॉलो करा था, वो यही तो था कि ह्यूमन तो अच्छे होते हैं, लेकिन सोसाइटी मानव को करप्ट कर देती है, समाज इंसान को भ्रष्ट कर देता है। ल्यूक के साथ ऐसा ही हुआ, इतना आज्ञाकारी, इतना अच्छा बेटा, अगर वहीं रहता तो शायद ठीक रहता, लेकिन वो चला गया, लंदन गया, और वहां से फिर वापस लौट के ना आ पाया। तो इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, वहीं पर वो चला जाता है, फिर वो वापस नहीं आता है। छोटे से गांव में रह रहे थे, ग्रासमेयर में, जो घाटियों के बीच में था, बिल्कुल बढ़िया, अपने जैसी भी लाइफ चल रही थी भाई, इतना, फिर उसी में इंसान संतुष्ट होने लग जाता है। सबसे अच्छी लाइफ वो बताई गई है जहां पर संतुष्टि, ना पैसे की, आप कह दो कि भाई महीने की इतनी इनकम से वाले की लाइफ अच्छी है या इतने की। अगर कोई आपसे एक एग्जांपल पूछ ले, आपको 4 ऑप्शन दे दे कि बताओ सबसे अच्छी लाइफ किसकी है, और नंबर 1 पे टिक कर दे कि जिसकी इनकम 5 लाख रुपए है उसकी, नंबर 2 जिसका बिजनेस है और इनकम जो है उसकी कभी 4 लाख कभी 10 लाख ऐसे हो जाती है,
और अपने घर वर गाड़ी वाड़ी सब कुछ है उसकी। नंबर 3 में कहते हैं जिसके इतने लड़के हैं, इतने ये है, सब कुछ बढ़िया है, उसकी तंदुरुस्ती इतनी है उसकी। फिर नंबर 4 पे अगर एक ऑप्शन दे दे कि भाई जो इंसान संतुष्ट है उस, अब संतुष्ट है, अब उसके पैसे पूछने की जरूरत नहीं है कि उस पर कितनी रकम आ रही है। जो संतुष्ट है सबसे अच्छी लाइफ उसी की। क्योंकि इंसान केवल अपने आप को संतुष्टि तो करना है उसे, अगर वो अपने डिजायर से संतुष्ट है, भाई मुझे अगर गाड़ी चाहिए ही नहीं, मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है, मैं उसे सोच के परेशान ही नहीं हूं, तो मुझे क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिस पे है वो हो, जिस पे बड़ी है वो ज्यादा दुखी है, जिसने बड़ी गाड़ी ले रखी है। अब उसे ये लग रहा है कि भाई मेरे पे तो हैरियर गाड़ी है, तो मेरा तो इससे काम नहीं चल रहा, भाई मुझे तो गाड़ी जो है मर्सिडीज होनी चाहिए, तो वो परेशान ज्यादा है। और जिस पे साइकिल है उसे सोच ही नहीं रहा कि मुझे बाइक भी आ जाए, तो वो ज्यादा अच्छी कंडीशन में है इन कंपैरिजन ऑफ दैट। तो ये कहानी इसमें रही। ये क्वेश्चन भी हम देख लेंगे अभी। तो इस तरीके की स्टोरी जो है ये वर्ड्सवर्थ ने बनाई है, और इजी है बिल्कुल, और क्लियर हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन आता है तो बाहर नहीं जाएगा। और इसके जो क्वेश्चंस है उन पे एक बार नजर डाल लेंगे, और सारी चीजें आ जाएगी जो मैंने आपको बताई है। द पोयम माइकल वाज पब्लिश्ड इन 1800। भाई पब्लिश 1800 में हुई है, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। 1800 में वो लिरिकल बैलेड का दूसरा पार्ट निकला था। 4 बार लिरिकल बैलेड पब्लिश हुए थे। एक 1798 में जब मैनिफेस्टो था, एक 1800 में, 1800 में जब प्रीफेस जोड़ा, एक 1802 में जब ये अमेरिका में भी फेमस हुई, और एक 1805 जो इसका लास्ट है। तो ये 5 बार पब्लिश, सॉरी 4 बार पब्लिश हुए। और उसमें बार बार अपनी कुछ नई पोयम के साथ, क्योंकि जब टाइम मिला 2 साल में कुछ और पोयम लिखी वे उसमें पब्लिश कर दी, फिर उसमें कर दी, फिर 1807 में ये अलग वो निकालेगा अपना वॉल्यूम। तो इस तरीके से कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। उसी में ही 1800 में प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड जब निकला था, तो जो सेकंड वॉल्यूम निकला लिरिकल बैलेड का, उसमें माइकल पोयम भी डाल दी गई और 1800 में पब्लिश हुई है। तो ध्यान रह जाएगा हमारी इसकी ईयर। इन द सेकंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स का सेकंड एडिशन, आप अगर ये आ जाए ना, सपोज करो आपको कि माइकल पोयम पब्लिश हुई है, ईयर तो चलो 1800 हो गया, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में या लिरिकल बैलेड्स के सेकंड वॉल्यूम में, अगर ऐसे दोनों ऑप्शन आ जाए, तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में नहीं हुई है। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड का मतलब ये है जो लिरिकल बैलेड के अंदर जितनी पोयम है उसका स्टार्टिंग की प्रस्तावना, ये है। और प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड जो है वो पोयम का कलेक्शन नहीं है, वो पोयम का जो कलेक्शन है उसका इंट्रोडक्शन है। और प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड जो है वो पोइट्री में नहीं लिखा हुआ है मीटर में, वो प्रोज में लिखा हुआ है। ये एक क्रिटिकल वर्क है, मैंने इसे बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताया है, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये बताया है कि एक अच्छी पोइट्री कैसी होनी चाहिए, पोइट में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, पोइट्री की डिक्शन कैसी होनी चाहिए, वो सारी चीजें उसने उसके अंदर बताई है। तो अपने आप को मतलब जो र्यूमर्स फैल रही थी उन्हें उसने क्लियर कराया कि भाई इस तरीके से चीजें होनी चाहिए। तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में ना होके लिरिकल बैलेड का जो सेकंड एडिशन निकला है, क्योंकि जब थर्ड निकलेगा तो प्रीफेस का कोई जिक्र ही नहीं आएगा, लिरिकल बैलेड का थर्ड एडिशन निकलेगा, ठीक है, 1802 में। फिर उसका फोर्थ एडिशन निकलेगा 1805 में। तो द पोयम माइकल जो है वो पब्लिश हुई है 1800 में, सेकंड एडिशन था लिरिकल बैलेड्स का, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस पोयम 196 नंबर क्वेश्चन है, दिस पोएम वाज कंपोज्ड पार्टली ऑन अक्टूबर 1800 एंड द रेस्ट ऑन दिसंबर 1800। तो ये मतलब 2 हिस्से में, टुकड़ों में पब्लिश हो गई। ये नहीं पूछेंगे आपसे। माइकल इज ए पेस्टोरल पोयम। अब हम इस पे बात करेंगे पेस्टोरल पोयम क्या होती है। विच शोज द पैथेटिक लाइफ ऑफ ए सेफर्ड माइकल। अब पेस्टोरल पोयम, पेस्टोर जो वर्ड होता है ना, सेफर्ड होता है पेस्टोर का मतलब, ठीक है ना। तो पेस्टोर का मतलब होता है शेफर्ड, गडरिया। तो जो पेस्टोरल एलिजी आपने बहुत सुनी होगी, एलिजी 3 प्रकार की होती है, पर्सनल एलिजी, इम्पर्सनल एलिजी और पेस्टोरल एलिजी। जब बात करेंगे लिटरेरी टर्म्स की, तो तब ये लिटरेरी फॉर्म्स की तो एलिजी आएगा एक उसमें, लिटरेरी फॉर्म्स में, जैसे सोनेट है, एलिजी है, इपिक है, बैलेड है, ऐसे ही उसमें आएगा एलिजी। फिर एलिजी के हम टाइप ऑफ एलिजी करेंगे तो 3 लिखेंगे उसमें, पर्सनल एलिजी जो किसी व्यक्ति विशेष की मौत पे हो, इम्पर्सनल जो किसी चीज के ऊपर दुख दिखाए, और एक होती है पेस्टोरल जिसमें गडरिया की मौत पे गडरिया विलाप करता है। उसमें एडोनिस का नाम आएगा, लाइसिडस का नाम आएगा।
तो वहां पर वो पेस्टोरल एलिजी होती है, जो बड़ी लेंथी होती है, और गडरिया गडरिया की मौत पे एक पोइट अपने आप को गडरिया की तरह ले लेता है शेफर्ड के रूप में, और वो विलाप करता है। तो एडोनिस एक पीबी शैली की 55 स्टेंजे की बहुत ही बेहतरीन पोयम है, पेस्टोरल एलिजी। यहाँ पर है कि ये पेस्टोरल एलिजी नहीं, पेस्टोरल पोयम है। इसका मतलब जहाँ जो इसमें बात है, जो कहानी है, वो पेस्टोरल है, वो गडरियाओं के ऊपर है। तो ये गडरियाई तो था, सेफर्ड था माइकल, तो उसकी कहानी है, इसीलिए ये पेस्टोरल पोयम है। माइकल एक पेस्टोरल पोयम है जो दिखाती है पैथेटिक लाइफ, दुखदाई जिंदगी सेफर्ड की, माइकल की। तो माइकल की स्टार्टिंग तो चलो ठीक हो सकती है, हालांकि परेशान तो वो शुरू से ही है। वो चाह रहा था कि कैसे सीप फोल्ड बनाया जाए, ये उसका ड्रीम था जो कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो स्थिति तो बेचैन वाली शुरू से ही है उसकी। लेकिन लास्ट तो बेचारे का बहुत ही दुखदाई रहा, एक बेटा था वो भी खो दिया, और लास्ट में जो दो चीजें वो करना चाह रहा था, वो ऋण देना चाह रहा था, वो नहीं हुआ, जमीन भी छिन जाती है, और उसके बाद में उसका वो जो सपना था, जो उसका ड्रीम था सीप पोल्ड वाला, या आप उसे सीप हाउस कह सकते हो, वो नहीं बन पाया। तो कुल मिलाकर के बहुत ही पैथेटिक लाइफ दिखाई गई है इसमें माइकल की। इट इज ए पोयम ऑफ कैरेक्टर, ये कैरेक्टर की पोयम है। मतलब कैरेक्टर से मतलब है, ये पोयम वैसे नहीं है जिसमें कैरेक्टराइजेशन होता है, मतलब इसमें चरित्र की कैरेक्टर, जैसे ल्यूक का कैरेक्टर, माइकल का कैरेक्टर, तो ये उस पर आधारित है। दिस पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ बैलेड। इसमें बैलेड वाले सारे गुण तो नहीं है, जैसे बैलेड पोएम होती है लिटरेरी फॉर्म्स में, ये भी आपको कराया जाएगा। बैलेड में क्या होता है कि चार चार लाइन के स्टेंजे, और मोस्टली मतलब जरूरी नहीं है। और दूसरी बात, एक बैलेड में एक कहानी होती है, उस कहानी को पोइट नरेट कर, तो स्टोरी कोई पुरानी कोई गाथा होती है, कोई कहानी होती है, उसे जैसे द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर है एस टी कॉलरिज की, तो उसमें एक कहानी है। और आप देखो लिरिकल बैलेड इसका नाम भी है कलेक्शन का उसी में। तो बैलेड वाले तरीके से इसने बनाई थी ये। आप अगर आ जाता है क्वेश्चन तो बैलेड कह सकते हो। तो ये पोयम एक बैलेड के रूप में है, और इसमें एक स्टोरी क्रिएट की गई है, माइकल की कहानी है, जो वर्ड्सवर्थ ने ऐसे ही नहीं यूं ही उठा लिया था, कुछ सुना था, कुछ देखा था, उसी के आधार पे इसने एक अपनी पोयम बना दी, और जिससे का नाम दिया माइकल। और देखो वर्ड्सवर्थ के माइंड में कहाँ से बात आई, अब ये क्वेश्चन अगर आता है तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे दूसरों से ऊपर पहुंचाएगा। ये जो बात अब तक आई है ये सबको पता होती है, लेकिन ये थोड़ी हटके है, ऐसा समझ लेना। क्वेश्चन आ भी सकता है, अगर एग्जामिनर ने थोड़ा अच्छा क्वेश्चन डालना चाहा तो इसमें से डाल देगा, इसमें नाम पूछ लेता है वो। अप द नोइजी ब्रूक ऑफ ग्रीन हेड, ये ग्रीन हेड गिल जो नाम दिया है यहाँ पे, ब्रूक माने होता है झरना, तो एक ब्रूक है इस जगह का, और ये जगह है, देर इज यहीं पर एक स्मॉल ऊपर की साइड में एक नोइजी ब्रूक है। नोइजी ब्रूक से मतलब है एक आवाज करने वाला झरना है। और कौन सी जगह है वो, ग्रीन हेड, ये जगह है, यहाँ पर एक झरना है। देर इज यहीं पर एक स्मॉल डेल है, एक छोटी सी घाटी है, जो चारों तरफ से घिरी हुई है पर्वतों से, ग्रासमेयर वैली में। अब वो ग्रासमेयर जगह वही है, ये कोटेज भी ग्रासमेयर में, माइकल की कहानी ग्रासमेयर जगह में है। और ग्रासमेयर वैली के पास एक जगह है जहां झरना है, और वो चारों तरफ पर्वतों से घिरा हुआ है। ये एक जगह बताइए, ये जगह क्या बताइए, यहीं पर वर्ड्सवर्थ गया था। नबडी लिव्स देयर, वहां कोई रहता नहीं है। वन कैन सी ओनली ए फ्यू शीप ग्रेजिंग देयर, केवल आप देख सकते हो कुछ भेड़ों को वहां ग्रेजिंग करते हुए, चरते हुए देख सकते हो। सराउंडिंग बाय रॉक्स, चारों तरफ चट्टाने हैं, पत्थर पड़े हुए हैं, विच लाई देयर इन एन इरेगुलर मैनर, जो वहां पर पत्थर जो पड़े हैं ना, इरेगुलर मैनर में पड़े हैं, मतलब कोई बेढंगे तरीके से, कोई इधर कोई उधर, यही जो पत्थर पड़ा रहना है ना, ये ऐसे यही मेन चीज है। ऐसे ही पत्थर पड़े थे वहां पर जहां वो सी पोल्ड बनाना चाह रहा था माइकल। तो उन पत्थरों से ही इन पत्थरों को जोड़ते हुए ये पत्थर पड़े हुए थे। आगे देखो, द स्टोन हीप हैज ए स्टोरी कनेक्टेड विद इट, जो ये स्टोन हीप है ना, जो पत्थरों का ढेर है, स्टोन हीप, वो एक कहानी कनेक्ट करता है इससे, मतलब एक कहानी जुड़ी हुई है। द पोइट हियर द स्टोरी व्हेन ही वाज, जब वो छोटा था तो उसने एक कहानी सुनी थी पोइट ने, कि भाई ये पत्थर ऐसे कैसे पड़े हुए, तो इसे कोई स्टोरी बताई गई थी, और उसी स्टोरी को इसने यहां पर नरेट करा है। तो ये कहता है द स्टोरी कनेक्टेड विद द हीप ऑफ स्टोन्स, इन पत्थरों के ढेर से जुड़ी हुई जो वो कहानी थी, इस कैन बी सीन, वो देखी जा सकती है इन दिस पोयम।
इस पोयम में वही कहानी नरेट हुई। तो इसका मतलब जो वे पत्थर पड़े हुए थे, जिनमें से एक पत्थर को उठा के इसने ल्यूक को दिया था कि भाई वहां रख दे इसे, जहां से उसे वो बाड़ा बनाना था। तो वो जो पत्थर पड़े हुए थे वे यहाँ भी वे पत्थर है। और एक बार उसने कभी विलियम वर्ड्सवर्थ ने यही पत्थर ग्रासमेयर में ग्रीन हेड गिल जो जगह थी, वहां पे एक झरने के पास कोई मैदान होगा, उसमें उन पत्थरों को, जहां कुछ भेड़ें चर रही थी, इंसान कोई था नहीं, पर्वत थे चारों तरफ, तो वहां पे कहीं उन पत्थरों को पड़े हुए देखा, तो उसने किसी से पूछा होगा, तो एक कहानी बताई थी ये पत्थर ऐसे ही पड़े हैं। इसका मतलब कहानी, माइकल नाम ना होगा, कुछ और बताया होगा कि भाई ऐसे ऐसे था, एक इंसान था, उसका बेटा था, वाइफ थी, रहते थे, बेटा वहां चला गया, वो आया ही नहीं लौट के, वे मर गए सब, और ये पत्थर ऐसे ही पड़े हैं। ऐसे किसी ने बता दिया होगा इसे। अब इसने ऐसे सुना और अपनी एक पोयम बना दी उसी के ऊपर। ये हुआ है असली। फिर इसने एक पोयम बना दी, फिर इसने एक जगह दिखाई, अपने नाम क्रिएट कर दिए। इमेजिनेशन इमेजिनेशन में तो माहिर है ये रोमांटिक एज वाले पोइट, नाम दे दिए काल्पनिक इन्होंने। जगह ठीक है, ग्रास में एरी ले ली इन्होंने, और इसी तरीके से बना करके स्टोरी बना दी वर्ड्सवर्थ ने, और पोयम उसकी सुपरहिट। ये करा है काम वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है। माइकल लिव्ड, अब ये कहानी आ गई। माइकल रहता था, एक वैली है घाटी ग्रासमेयर की, अपनी वाइफ के साथ और अपने बेटे के साथ। ही वॉज 80 ईयर ओल्ड। ये ईयर पूछ लेते हैं इसकी, कितने साल का है माइकल, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। माइकल की वाइफ की जो नाम है वो इजाबेल है, वो 60 साल की है। बेटा ल्यूक है, वो 18 साल। कई बार तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए, हु इज ल्यूक, माइकल का बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ माइकल सन, ऐसे भी पूछे गए क्वेश्चन। इजी इजी। अब पढ़ लेते हैं तो इजी लगते हैं, नहीं जाएंगे इन क्वेश्चनों में। कितने व्यक्ति तो ऐसे हैं जो तैयारी करेंगे टीजीटी की, विलियम वर्ड्सवर्थ की भी करेंगे, लेकिन वो माइकल पोयम ही नहीं पढ़ने के हैं। और अब जैसे हम उनके लिए बोल रहे हैं, ऐसी बहुत सारी पोयम हमसे भी बची रह जाएगी। लेकिन बात तो ये है कि इंपोर्टेंट और जिसकी आ जाए, तो माइकल तो फिर भी ठीक पोयम है, लेकिन बहुत नहीं पढ़ते। आप में से भी, चलो अब आप यहाँ जुड़ गए, अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो हो सकता है माइकल पोयम ना भी पढ़ो आप। तो वहां पे अगर पूछ लिया जाए हु इज ल्यूक, तो आपको तो ये बहुत टफ लगने लग जाएगा। पढ़ लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये पूछा गया है। कोटेज का नाम कई बार आया है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ के तो बहुत जगह लगा रहता है ना। तो चाहे हायर में हो, चाहे कहीं भी, मतलब इसकी क्वेश्चन, इसका तो क्वेश्चन जो है, डी ट्रिपल एस भी हो, या आपका केवीएस एनवीएस नेट, कहीं भी, मतलब द इवनिंग स्टार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में। तो वो क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आया हुआ है। वो हटके है ना थोड़ा क्वेश्चन। माइकल इज द प्रोटेगनिस्ट, वो हीरो है ऑफ दिस पोएम। प्रोटेगनिस्ट में और हीरो में एक अंतर होता है। प्रोटेगनिस्ट होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी चले, और हीरो होता है जो मतलब मेन किरदार निभाए, और उसी, वो मतलब हीरो नायक वाला उसकी हो। मतलब प्रोटैगनिस्ट एक बार को ऐसा भी हो सकता है जो खलनायक वाली भूमिका निभा रहा हो। मतलब जिस तरीके से आपने खलनायक मूवी का ही अगर मैं नाम ले लूं, तो उसमें जैकी श्रॉफ भी है, और उसके अंदर संजय दत्त भी है। तो जो संजय दत्त का किरदार है वो प्रोटैगनिस्ट है, जबकि है वो विलन। जैसे अगर जीत फिल्म की बात करें, तो उसमें सनी देओल भी है और सलमान खान भी है। तो प्रोटेगनिस्ट जो उसका है, जिसके इर्द गिर्द कहानी चलती है, वो सनी देओल है। लेकिन अगर हीरो देखे जो अच्छे किरदार में दिखाया गया, वो सलमान खान दिखा दिया उसमें। तो कुल मिलाकर के ऐसी बहुत सारी मूवी है जिनमें मतलब प्रोटेगनिस्ट अलग हो सकता है हीरो से। कभी कभी हम दोनों में 90% क्वालिटी सेम ही हो, कि भाई जो पूरा, जिसके ऊपर पूरी मूवी डिपेंड हो, तो वो हीरो ही होता है मोस्टली। लेकिन कुछ में ऐसे भी कर देते हैं। यहाँ प्रोटेगनिस्ट जो है वो माइकल है। जैसे अगर मैं टेम्पेस्ट की बात करूं, तो फर्डिनेंड हीरो है वैसे देखा जाए तो। भाई अगर और जो प्रोस्पेरो का कैरेक्टर है वो प्रोटेगनिस्ट है। पूरी कहानी प्रोस्पेरो पे है, जबकि वो तो मिरांडा जो है उसका फादर है। अब मिरांडा को अगर मैं हीरोइन कहूँ, और फिर हीरो कह दूं उसके पिता को, प्रोस्पेरो को, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ये हीरो है, हीरो तो फर्डिनेंड है, प्रोटेगनिस्ट वो है। सारी कहानी प्रोस्पेरो पे है। तो यही अंतर है। तो यहाँ माइकल जो है इसका प्रोटेगनिस्ट, 80 साल का हीरो नहीं है वो। और ऑफ दिस पोएम, ही इज स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग, ये तो आपने देख ही लिया। स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग है, स्ट्रॉन्ग लव ऑफ हिज लैंड, धरती से बहुत लव करता है। उसके बिकने की बात जब सुनता है, या जब वो बिक जाती है, तो दर्द होता है, फिर जी नहीं पाता, मर जाता है। द नेम ऑफ माइकल्स कॉटेज इज द इवनिंग स्टार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब मुझे ऐसा लगता है ये पूरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कॉटेज का नाम, क्योंकि ये थोड़ा सा हटके नाम है। और जो एग्जामिनर है, उसे इस क्वेश्चन को देने में बहुत मजा आएगा। कारण क्या है कि इजी क्वेश्चन भी है और टफ भी है।
कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इजी भी है और टफ भी है। भाई इजी तो ऐसा जिसने पढ़ ली उसके लिए तो ये बिल्कुल इजी है, और टफ इसलिए है कि अगर नहीं पढ़ी तो कोई कोटेज का नाम ऐसा और कुछ नाम होंगे तो उसे तो कह देगा हाँ भाई ये हो सकता है, द इवनिंग स्टार तो नहीं जमेगा। ल्यूक और उसके पिता जो माइकल है एंजॉय कर रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, देयर डेज इन द कंट्री साइड, होता है गांव वाले क्षेत्र में। टॉकिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, घूमते हैं एक साथ, एंड शेयरिंग देयर इमोशंस विद ईच अदर, एक दूसरे से शेयर करते हैं अपनी भावनाओं को। मिडेस्ट द नेचर, प्रकृति की गोद में। ये लाइन तो इसलिए डाली गई है, ये बहुत अच्छे तरीके से जिंदगी जी रहे थे, लेकिन जैसे ही नेचर से दूर गए तो बेकार ही हो गए। जितना जितना नेचर से दूर होते गए उतना दुख उनके नजदीक आता चला। यही बताना चाहेगा वर्ड्सवर्थ। भाई वर्ड्सवर्थ को तो आपको इस तरीके से तैयार करना है कि भाई नेचर से अलग जाओगे तो मरोगे, नेचर के साथ रहोगे तो जियोगे, बढ़िया जियोगे। वो यही बताना चाह रहा है, उसने इस पोएम में ये बात सिद्ध कर भी। माइकल गिव्स ए स्टीप स्टॉक, एक छड़ी होती है वो, जैसे कहते हैं ना हाँकने के लिए, ज्यादातर आपने देखे होंगे गडरियाओं पे एक छड़ी सी रहती है, लकड़ी, डंडी सी, तो वो उसने गिफ्ट करी थी अपने बेटे को। अब इसमें क्या करेंगे, इनका यही बिजनेस है। तो माइकल गिफ्ट करता है एक सीप स्टॉक को ल्यूक को, जब वो केवल 5 साल का था। ये उसमें आई थी बात, माइकल ने एक बार अपने मुंह से इसमें बोला। माइकल वाज द गारंटर है और ऑफ द डेथ ऑफ हिज ब्रदर सन, अपने भाई का बेटा मतलब नेफ्यू, भतीजे का गारंटर बन जाता है। अब गारंटी लेना भी बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई, तो गारंटर को ही पकड़ते हैं। वही बात हो गई है बिल्कुल सेम जैसे कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस में हुआ था। तो साइलॉक ने गारंटर बना लिया था एंटोनियो को, और वही दिक्कत हो गई थी। तो बेसेनियो तो अपने लव मैरिज करके वो तो अपने आनंद कर रहा था, और मारा गया एंटोनियो। लेकिन बाद में सब कुछ ठीक होता है। जब शुरू में बुरा होता है बाद में सब कुछ सही हो जाता है तो उसे बोलते हैं ट्रेजिक कॉमेडी, और जब लास्ट ही अंत ही बुरा हो जाता है तो वो हो जाती है ट्रेजेडी। तो ये पोयम जो है एक ट्रेजिक पोयम है। पेस्टोरल तो है, गांव की तो है, सेपर्ड की है, लेकिन है ये ट्रेजेडी, क्योंकि यहाँ बाद में अच्छा नहीं होता, एंड ट्रेजेडी पे ही हो जाता है। तो माइकल ने उसे गिफ्ट दिया, वो गारंटर बन गया था। गारंटी की गारंटर, ये इसकी स्पेलिंग पूछी गई थी एक बार, टीजीटी या पीजीटी। माइकल सेंट हिज सन ल्यूक टू द सिटी, उसने शहर भेज दिया, लंदन भेज दिया, फॉर अर्निंग मनी, फॉर रिकवरिंग हिज लॉस, जो लॉस हो गया था उसे रिकवरिंग करने के लिए। यहाँ हिज जो आया है ना, ये उसके लिए आया, नेफ्यू के लिए। भतीजे के लॉस को रिकवर करने के लिए उसने अपने बेटे को कहाँ भेज दिया, सिटी भेज दिया, लंदन भेज दिया, शहर भेज दिया। माइकल लव्स हिज सन ल्यूक वेरी मच, ज्यादा लव करता था, वाइफ से ज्यादा बेटे को लव करता। Luke was sent to the city, London, in the shelter of his prosperous kinsman. जो सल्टर जो है, मतलब जो छत्र छाया कह सकते हो आप, तो लंदन जो भेजा था ना, किसके छत्र छाया में भेजा था? एक प्रोस्पेरियस होता है, बहुत ही मतलब समृद्ध, ठीक, तो जो सही खा कमा रहा है, तो समृद्ध किन्समैन रिश्तेदार था, रिचार्ड बैटमैन उसका नाम है। तो ये नाम भी पूछा जा सकता है थोड़ा, अगर क्वेश्चन उसे थोड़ा टफ देना पड़ा तो इस नाम को पूछ सकते हैं, और ऐसे आ जाता है रिचार्ड बैटमैन, बताओ ये कैरेक्टर कौन सी पोयम में है विलियम वर्ड्सवर्थ, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है। रिचार्ड बैटमैन वाज द बॉय ऑफ माइकल स्ले, ज्यादा उम्र का ये भी नहीं था, इसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया था और पैसे कमा रहा था, इसी को देखा देख भेजा गया था। तो रिचार्ड बैटमैन वाज द बॉय ऑफ माइकल के गांव का ही था, एंड नाउ ही इज सेटल्ड इन लंदन, लंदन में सेटल हो गया था, पैसे कमा रहा। माइकल एडवाइस देता है अपने बेटे को टू कीप हिज कैरेक्टर गुड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये सभी माँ बाप करते हैं इस काम को, कि जब उसका बच्चा कहीं दूर जाता है तो उसे लास्ट में एक सलाह देते हैं, जाते समय वो ध्यान रह जाती है। वो बात एक अलग है, ल्यूक के ध्यान नहीं रही, लेकिन कि भाई आपको हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, साफ साफ कहने वाला, कभी छल मत करना, एक अच्छा कैरेक्टर निभाना है। तो माइकल ये अपने बेटे को सलाह देके, एक अच्छी सलाह, एक बाप की अच्छी सलाह बेटे के लिए जाते समय ये देता है। जब ऐसे सीन को देखते हैं ना, और ज्यादातर डायरेक्टर क्या करते हैं, मूवीज के अंदर भी आपने देखा होगा, ऐसे सीन को बहुत हाईलाइट करके दिखाते हैं। जब वो जा रहा है, बेटे ध्यान रखना है, और देखो अच्छे काम कार्य करने हैं, गलत सोबत में नहीं बैठना है, उस सीन को थोड़ा बड़ा करते हैं, क्योंकि वो जब करते हैं बड़ा, अगर दिखाना हो कि ये आगे जाके बेकार होना है और इन चीजों की खिलाफत करेगा, तो तब उन सीन को उस सीन से कोरिलेट करते हैं, और तब
जो देखने वाले होते हैं, जो रीडर्स होते हैं, पढ़ने वाले, उनके दिल में तब थोड़े से इमोशंस जागृत होते हैं कि अरे देखो बाप ने कैसे करके भेजा था, तो उसे सब कुछ बेकार होना है, तो ऐसे सीन को दिखाते हैं। तो माइकल ने एडवाइस दी बेटे को टू कीप हिज कैरेक्टर गुड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, अपने कैरेक्टर को बढ़िया रखना है और थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है आपको, बिल्कुल स्पष्ट, छिपाना नहीं पकड़ना नहीं है। माइकल शोड द हीप ऑफ स्टोन्स टू हिज सन, अपने बेटे को वो हीप ऑफ स्टोन भी दिखाता है। ये भी दिखाना जरूरी है, क्योंकि जब बेटे को वो दिखाएगा, देखो ये तुझे करना है, और फिर वो नहीं होगा, तो जब भी एक ट्रेजेडी का जो असर होता है ना रीडर्स के ऊपर, तब होता है। माइकल ने भी हीप ऑफ स्टोन्स दिखाए अपने बेटे को, और उसे बताया कि ही वांट्स टू मेक ए सीप फोल्ड बनाना चाहता है। ये सीप फोल्ड वर्ड भी आपको ध्यान रखना है, बाड़ा, एक सीप फोल्ड या सीप हाउस बनाना चाहता है वहां पर। ही सेड टू लीव टू पुट द फर्स्ट स्टोन ऑफ द सीप, तुम एक काम करो, आज पहला पत्थर तो रख दो इस पे, फिर ये आगे तुम्हें ही बनाना है, अपने हाथ से रख बेटे। तो उसे उठवा के वहां से पत्थर रखवाया। तो देखो क्या इमोशनल सीन है, और फिर बाद में कुछ नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के वो कहता है पत्थर अपने हाथ से रख, ताकि उसे भी एहसास रहे इस बात का कि मुझे ये काम करना है, लेकिन नहीं रहा वो। ठीक है। टू मेक ए सीप फोल्ड और शेल्टर होम फॉर सीप, के लिए जो उसे बनाना था वो सीप फोल्ड और शेल्टर होम, इज द ड्रीम ऑफ माइकल। आपसे पूछ ले माइकल का सपना क्या है, तो सपना ये नहीं है कि उसे कर्जा उतारना है, वो मत लिखाना। उसका सपना था कि एक सीप फोल्ड बनाया जाए, ये माइकल का ड्रीम है इसमें, उसका यही सपना था, मतलब बस और कुछ नहीं। देखो उसे कोई गाड़ी नहीं खरीदनी, उसे कोई पैसे नहीं, उसे कोई मकान नहीं बनाना था अपना, नहीं तो जो झोपड़ी में रह रहा है, उसे कायदा ये था कि भाई एक अच्छा सा मकान मेरा बन जाए, उसके लिए सोच सकता था वो। कोई ज्वेलरी के लिए सोच सकता था, और कहाँ तक सोचता, तो कुछ अच्छी चीजों के लिए ऐसा सोच सकता था, पैसे के लिए सोच सकता था। लेकिन उसने इन सब चीजों से हटके अपनी उन सीप के लिए सोचा, सीप फोल्ड बनाने का सपना उसके माइंड। इजाबेल हैज टू स्पिनिंग व्हील्स, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उसके कितने व्हील थे, चरखे से जैसे गांधी जी काटते थे इस तरीके से, कितने व्हील थे। तो उसके टू व्हील्स थे, वन फॉर स्पिनिंग वूल, एक में वो जो ऊन थी, जो इसके सीप के जो बाल उतरते थे उन्हें काटने के लिए थी, एज एंड द अदर फॉर फ्लैक्स। ये जो फ्लैक्स वर्ड है ना, ये वो असली का पौधा होता है, मतलब वहीं का कोई प्लांट है जिससे फूल से फूल, और फिर वो जैसे कॉटन निकलती थी ना, इस तरीके से कपड़े, कपड़ा बुनता है मतलब उसमें। तो वो भी बुना जाता था धागे वागे से, तो इससे मतलब ये भी, तो ये दो व्हील थे इसके पास। इजाबेल हैज टू स्पिनिंग व्हील्स, ये आ जाएगा क्वेश्चन। इजाबेल स्पिन्स द होल नाइट, वो पूरी रात स्पिन कर, इसीलिए उस कॉटेज का नाम द इवनिंग स्टार हुआ, क्योंकि लाइट जलानी पड़ती थी। जब लाइट जलेगी तो आने जाने वाले देखते थे सबके घरों में अंधेरा, केवल एक लाइट वहां जल रही है उस कॉटेज में। तो उसे बोल दिया, जो जो दूर है कोई देख रहा है उसे, अरे इवनिंग स्टार है ये, रात को शाम को चमकने वाला इवनिंग स्टार। तो यही है, इजाबेल स्पिन्स द होल नाइट एंड द साउंड फ्रॉम द स्पिन व्हील, से जो साउंड आती थी ना, वो मधुमक्खी की आवाज जैसे होती है ना, ऐसी आती थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आवाज आती थी वो आवाज कैसी थी, तो वो आवाज जो आती थी वो इस बी की तरह आती थी, मधुमक्खी की जो आवाज होती है ना, ऐसे। द कॉटेज ऑफ माइकल इज कॉल्ड द इवनिंग स्टार, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज इजाबेल लाइट्स द लैम्प थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात, थ्रू आउट मतलब पूरे, पूरे समय वो स्पिन करती रहती थी। तो इसीलिए उसकी जो बताई गई उसका नाम जो है, इसीलिए पड़ा है द इवनिंग स्टार। द इवनिंग स्टार जो नाम पड़ा है क्योंकि वो पूरी रात उसे काटती रहती थी, तो इसीलिए इसका नाम इवनिंग स्टार। तो जो कोटेज है माइकल की, वो इवनिंग स्टार है क्योंकि इजाबेल लाइट्स द लैंप, वो लैंप को जलाती थी थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात जलाती थी उसे। द लव ऑफ माइकल फॉर हिज सन इज मोर देन द लव फॉर हिज वाइफ, बात मैंने आपको बताई थी। जो माइकल का लव है ना बेटे के प्रति, वो अपनी वाइफ से ज्यादा है। मतलब अपना इतना लव अपनी वाइफ को नहीं करता था जितना अपने बच्चे को करता था, तो बहुत ज्यादा लव था उसका अपने बेटे के प्रति। यही वे इमोशनल सीन होते हैं, पहले ऐसा दिखाते हैं कि उसका बच्चे के प्रति बहुत लव, अगर दिखा दिया कि उसे बेटे से लव नहीं है ज्यादा, और वो उसे जा भाई जा जा चल चल जहां जाता हो, तो फिर लास्ट में जब बेटा उस वर्क को नहीं करेगा तो इतने इमोशन नहीं आएंगे रीडर के अंदर।
इमोशन तब ज्यादा आते हैं जब हम पहले शुरुआत में ऐसे सीन डालते हैं, यही डायरेक्टर की पहचान होती है। फिल्म बनाने वाला मोस्टली उन चीजों को शुरू में जरूर दिखाएगा जो चीज बाद में चल के उसका उलट होगा। तो फिर उन चीजों को याद करा जाता है, फिर हमें दिखाया जाता है, देखो जब कैसे कहा था इसने। जैसे बेटा जो है वो बहुत ऐसी ऐसी बात करके जाए चलते समय कि अरे नहीं फादर, मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए यार, मैं तो ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, ऐसी चीजें दिखाई जाएगी। जिससे कि जब वो गलत करेगा तो जब उन चीजों को सोचते हैं तो हम पे ज्यादा जोर पड़ता है। और एक बेटा पहले क्या कह जा रहा है, हाँ मैं नहाने का हूं, मैं ना करने का हूं कुछ भी, तो अब उसका हम पे जोर नहीं पड़ेगा, वो नहीं करेगा कुछ, तो मजा नहीं आएगा उसमें ट्रेजेडी में। तो ये डायरेक्टर जो होते हैं, जो राइटर होते हैं, ऐसे सीन को ज्यादा से ज्यादा डालते हैं। इसीलिए यहाँ पर जब जब आप डिपार्चर सीन अगर इसका देख लो ना, पोयम का, उसमें ज्यादा वर्डिंग है, और जब ये जाता है ल्यूक, तो उस समय देखना आप किस तरीके से, मतलब माँ की अलग बात है, कभी उसे कुछ खाने को दे रही है, कभी उसे सूप पिला रही है, उसका बड़ा फेवरेट था सूप, वो सूप पिलाती है, फिर उसे खाने पीने को देती है, बांधती है साथ में, और बार बार उससे बात करती है, फिर जागते रहते हैं पूरी रात जब वो जाता है। तो वो जो सीन दिखाए गए हैं ना, वे बाद में चल करके फिर बहुत ज्यादा, मतलब जब भी ज्यादा वो होता है उसका, जब वो सीन दिखा करके फिर बाद में सब कुछ कैसे उस बेटे ने करा, तो तभी तो हम सब सोचते हैं, रीडर पढ़ने वाले, भाई बेटे ने बहुत बुरा करा, भाई बहुत बुरा करा। वो चीज दिखाने का वो है, इसीलिए वे सब चीजें इसमें होती है। द लव ऑफ माइकल फॉर हिज सन ज्यादा था लंदन में, ल्यूक मिस्ड द सूप ऑफ हिज मदर्स हैंड। ये भी चीजें ऐसी दिखाई जाती है कि उसे जब बीच में भूख लगती है या याद, तो याद करता है अपनी माँ के हाथ का बना हुआ सूप, वो नहीं मिलता शहर में, तो उन्हें बड़ा याद करता है, अरे माँ बनाती थी कितना बढ़िया था, वो सब चीजें याद करता है। एक्टिविटीज बाद में कुछ नहीं, फिर जब वो गलत संगति में पड़ जाता है फिर तो सब भूल जाता है, फिर तो चला जाता है वहां से। एक्टिविटीज ऑफ सिटी लाइफ अट्रैक्ट ल्यूक टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब ये बात आई, वो वर्ड्सवर्थ जिन बातों को तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश करता है, वो बात अब उसने अपनी पोयम के माध्यम से यहाँ पे डाली है। और ये लाइन आती है वो वर्ड्सवर्थ की, जो तुम्हारे अंदर बिठाना चाह रहा है। वो कहता है एक्टिविटीज ऑफ सिटी लाइफ, सिटी लाइफ की जो एक्टिविटीज है ना, वे अट्रैक्ट कर लेती है ल्यूक को। अब ल्यूक गांव से निकला हुआ एक सिंपल लड़का, जिसे किसी भी चीज के पता नहीं था, वो देखो जाकर के वहां शहर में कितना सब कुछ उन एक्टिविटीज में कैसे इंडल्ज हो जाता है। फिर वो शहरी जिंदगी में आ जाता है, फिर उसके दिमाग में भी सब शहरी उसमें आ जाता है, और माँ बापों को सबको अब उसके ध्यान ही नहीं है। जब जा ही नहीं रहा, जब उसने गलत भी काम करा था, कुछ भी था, अपने घर आ सकता था वो, और चला गया, क्योंकि अब वो उन बुरे जो आदतें हैं अब उन्हें छोड़ नहीं सकता। अब उनके साथ वो कहीं यूरोप में चला गया, तो दूसरे कहीं कंट्री में, उस कंट्री का नाम भी नहीं बताया। ल्यूक वाज इंडल्ज इन बैड हैबिट्स इन द सिटी। वो शहर में इंडल्ज हो जाता है, मतलब सम्मिलित हो जाता है, लिप्त हो जाता है बैड हैबिट्स के अंदर। द कोर्ट ऑर्डर्ड माइकल टू पे। अब ल्यूक तो आना नहीं है, इसे पता लग जाता है माइकल को कि भाई ऐसा वो तो आएगा नहीं, या मतलब यहाँ है ही नहीं, वो भाग गया वहां से। इसे ये पता लगता है कि वो लंदन से भाग चुका है, और उस पर कुछ कर्जा भी हो गया और बुरी आदतों में फंस गया। जिसके बेटे के बारे में ऐसी बात, अब बाप वो भी 80 में, अब 87 साल के आसपास का हो गया, तो अब लगा लो आप क्या, कैसे उस पे दिल पे क्या पड़ेगी। और जिसके सामने दो चीज पड़ी हुई है, एक उसकी जमीन जाने को तैयार खड़ी है, और दूसरा खैर उसका ड्रीम तो चकनाचूर हो ही गया। द कोर्ट ने ऑर्डर करा माइकल को कि टू पे दिस डेब्ट, तुम्हें ये ऋण चुकाना पड़ेगा, क्योंकि ही इज द गारंटर, गारंटर तो वही बना था। वेन हिज नेफ्यू डिड नॉट पे द डेट, जब उस नेफ्यू ने नहीं चुकाया, माइकल हैड टू सेल ए पोर्शन ऑफ हिज पैट्रिमोनियल फील्ड्स। जो पैतृक फील्ड माने धरती थी, उसका एक हिस्सा आखिरकार उसे उसे देना ही पड़ा, तो फ्री के भाव दे दिया। Michael was often seen sitting beside the heap of those stone along with his dog. अब यहाँ पे इसके डॉग भी दिखाई दिए, इन्हें सीप डॉग भी बोल देते हैं। सीप डॉग मतलब डॉग है उसका, तो उसके डॉग के साथ वो वहीं बैठा रहता था। माइकल वाज ऑफन सीन, प्राय देखा जाता था, सिटिंग बिसाइड द हीप ऑफ दोस, वे पत्थर के जो हीप था ना, वो ढेर जो था, उसके बराबर में बैठा रहता था, उसका कुत्ता भी उसके साथ रहता। तो अब यहाँ पर माइकल का देखा गया, मतलब उदास, जब उसे पता लगा कि अब वो नहीं आना है, चला गया, बुरी आदतों में फंस गया, पैसे का भी गबन कर लिया, अब बुरा हो चुका है, तो अब उसने अपना काम फिर दोबारा करना चालू करा,
और अकेला बैठा हुआ देखा जाता था, तो बड़ा उदास हो गया, मायूस हो गया। व्हेन माइकल हियर्ड, जब उसने सुना दैट द जो ल्यूक है डिपार्टेड फ्रॉम लंदन, कि वो लंदन से डिपार्ट हो गया, चला गया, ही बिकेम डिसअपॉइंटेड, निराश हुआ, एंड आफ्टर 7 years, और 7 साल बाद, ही डाइड इन दिस सॉरो, अब वो इसी दुख में मर जाता है, उसकी मौत हो गई। आफ्टर 3 years ऑफ द डेथ ऑफ माइकल, के 3 साल बाद, उसकी मौत के 3 साल बाद, उसकी वाइफ इजाबेल भी मर जाती है। ल्यूक वेंट टू यूरोप एंड सेटल देयर। अब इंग्लैंड भी वैसे तो जो इंग्लैंड है वो भी यूरोप में ही है, तो वो यूरोप में किसी और कंट्री में जाकर के वहीं सेटल, अब लंदन से यहाँ से चला गया। तो ल्यूक वेंट टू यूरोप चला गया। आफ्टर देयर डेथ, डेथ के बाद, देयर स्टेट, जो इन दोनों की, इजाबेल और माइकल की डेथ के बाद, उनकी जो स्टेट थी, जो पूरी संपत्ति थी, जायदाद थी, जो पूरी जमीन थी, मतलब एक तरीके से, वाज सोल्ड, वो सब बेची गई। एक स्ट्रेंजर, अजनबी कोई आया, वो थ्रू अवे, उसने सब थ्रू अवे कर दिया, फेंक दिया, उसकी कॉटेज को तहस नहस कर दिया। एंड प्लोड दैट प्लेस, प्लो माने जोत देना होता है, पूरा खेत जोत दिया, मतलब उसने फसल वाला हिसाब से वो जो जात के अलग कर दिया। अब ना वहाँ कॉटेज है, वे स्टोन भी जितने थे वो लगे हुए, उनमें भी कुछ एक दो पड़े हुए हैं, और एक ओक का वृक्ष, वो वृक्ष वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आएगा, उसे ध्यान रख लेना। माइकल का जो अनफिनिश्ड सी फोल्ड था, अनफिनिश्ड क्यों था भाई, वो पूरा तो हुआ ही नहीं था, वो तो पड़े ही थे बस पत्थर। अनफिनिश्ड सी फोल्ड विद द हीप ऑफ स्टोन्स के साथ, स्टिल ले देयर, वो वहीं पड़ा रहा, एंड द ओक आल्सो स्टूड बिसाइड हिज डोर, जहां उसका दरवाजा हुआ करता था वो तो सब टूट टाट गया, वहीं पर एक ओक का वृक्ष। तो दो चीज बची, कुछ पत्थर पड़े रहे उनके सी फोल्ड के, और एक ओक का वृक्ष। आपसे पूछे कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि भाई लास्ट में वहां क्या बचा, तो दो ही चीज बची। वैसे तो अगर पूछा जाएगा तो ओक का वृक्ष पूछा जाता है, उसमें अलग अलग नाम आ जाते हैं, तो हमें ओक पे लगाना है, बड़ा वृक्ष होता है ओक का। तो ओक का वृक्ष और वे कुछ पत्थर जिनसे सी फोल्ड बनने थे। माइकल्स का अनफिनिश्ड फोल्ड, अच्छा, ल्यूक नेवर रिटर्न्ड हिज नेटिव प्लेस, ल्यूक तो फिर कभी वापस नहीं आया, उसे तो ये भी नहीं पता कि मेरे माता पिता है या नहीं है, वो तो ल्यूक तो फिर वापस नहीं आया, तो ल्यूक कभी भी वापस नहीं आया। तो ये बताया गया कि वो कभी रिटर्न नहीं हुआ, उसने कभी कोशिश नहीं करी कि कभी भी वापस आ जाए वो, तो उसे कोई जरूरत नहीं पड़ी उसकी। तो कुल मिला के नहीं आया ल्यूक। तो यहाँ पे दिखाया गया कि ये द ड्रीम, जो ल्यूक है वो नेवर रिटर्न हिज नेटिव प्लेस, वो अपने उस नेटिव प्लेस में कभी नहीं आया। द ड्रीम ऑफ माइकल कुड नॉट बी फुलफिल, अब सपना तो पूरा हुआ ही नहीं। अब सपना क्या, कुछ भी नहीं हुआ पूरा, ना वो सपना हुआ, ना वो कर्जा पूरा हुआ, जमीन भी सब चली गई, और दोनों पति पत्नी मर भी गए, तो वो सपना पूरा नहीं हो सका। द पोएम गिव्स ए मैसेज, अब ये वो मैसेज आ गया जो वर्ड्सवर्थ हमें देना चाह रहा है, दैट ल्यूक वाज ए गुड बॉय। ये मैसेज मिलता है इस पोएम से, ल्यूक तो अच्छा लड़का था। मैं भी बार बार आपको जब स्टोरी बता रहा था, तो बार बार क्यों प्रेशर बना रहा था कि भाई ल्यूक बहुत ओबीडियंट है, बहुत अच्छा है, माँ बापों की ओर, मुझे लास्ट में आपको यहाँ लाना था कि देखो उसने फिर ये कहा, तभी थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ वाकई अच्छा इंसान बिगड़ा है। अगर वो पहले से ही बेकार होता, फिर वहां चला जाता, तो फिर आपको मजा ही ना आता, फिर वर्ड्सवर्थ का वो मैसेज ही ना कन्वे हो पाता, क्योंकि वर्ड्सवर्थ को ये बताना था, देखो अच्छे इंसान शहर में जाके बेकार हो गए, प्रकृति में जब तक रहे, नेचर की गोद में रहे तो बढ़िया रहे। ये पोयम ये मैसेज देती है कि ल्यूक वाज ए गुड बॉय, अच्छा था, व्हेन ही वाज इन द लैप ऑफ नेचर, जब वो प्रकृति की गोद में था। लेकिन व्हेन ही इन्वॉल्व इन मेटेरियलिज्म, जब वो भौतिकवाद में इन्वॉल्व हो गया, ही बिकेम सेल्फिश हो गया, और इंडल्ज, और सम्मिलित हो गया, इन मैनी बैड हैबिट्स, और वो फिर बुरी आदतों में पड़ गया। तो देखो वही बात जो वर्ड्सवर्थ को बतानी थी कि भाई जब तक प्रकृति में थे सब कुछ ठीक था, और प्रकृति से बाहर निकलते ही, नेचर से जैसे शहरी दुनिया में पहुंचे, मेटरलिज्म है ना भाई, शहरी दुनिया क्या, इंसान शहर में क्यों आ रहा है, वो पैसे कमाने के लिए आ रहा है, वो कुछ प्रकृति के लव में तो जा ही नहीं रहा ना, उसे तो छोड़ के जा रहा है। तो नेचर से अलग जा रहे हो आप, शहर जा रहे हो, तो आप पैसा कमाने की आपको वो है, आप पैसा कमाने के लिए जा रहे हो। तो ये सब जो है, जितने भी ये गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ रहे हैं, ये सब क्या मेटरलिज्म की तरफ को भाग रहे हैं। ये वर्ड्सवर्थ जहां तुम्हें ले जाना चाह रहा, तुम उससे दूर जा रहे हो वर्ड्सवर्थ, तुम्हारी सबकी वही सोच चल रही है।
और जितने भी ये मैरिज करते हैं वो भी सब वही वो भी उसकी यही बात बताना चाह रहा है, वो मोह माया की तरफ को जा रहे हैं। तो इंसान जो है, मेटेरियलिज्म, मोह माया, भौतिकवाद, ये सब इन चीजों के लिए वर्ड्सवर्थ इनके बिल्कुल खिलाफ है। उसका कहना है कि नेचर, गॉड, हमें इन चीजों में रहना चाहिए। खाने को तो मिलता ही है नॉर्मल लाइफ में भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के वर्ड्सवर्थ इसी बात को बोल रहा है कि दिस पोएम, ये पोएम यही मैसेज देती है कि एक अच्छा भला लड़का जब तक नेचर में था तो ठीक था, जैसे ही चला गया सारी बुरी आदतें सब कुछ उसके अंदर फंस गया। थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के दौरान वर्ड्सवर्थ ये चाहता है इन्फॉर्म करना कि जो विलेज लाइफ है ना, वो शहरी लाइफ से, सिटी लाइफ से ज्यादा अच्छी। अब ये मैसेज देना चाह रहा है, जिसे कोई नहीं लेना चाहता। इस मैसेज को अब कोई नहीं स्वीकार करता। अगर गांव में भी कोई भी लड़की अगर गांव में रह रही है तो उसके माँ बाप और वो लड़की ये सोचते हैं हमारी बेटी शादी करके शहर में जाए। एक एग्जाम्पल शायद ये आपको मुझे बता दो कि जिसकी बेटी शहर में हो और वो ये ढूंढते फिर रहे हो कि भाई कोई गांव का लड़का, हो ही नहीं सकता। तो ये चीज है, सब वर्ड्सवर्थ के खिलाफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर यही बात फिर आई है। तो देर आर 16 स्टेंजाज, पूरी पोएम में बता दिए। 16 स्टेंजा है, 483 लाइन्स है, लॉन्ग नेरेटिव पोएम है। दिस पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, बहुत बड़ी लंबी गाथा है ब्लैंक वर्स के बारे में। अगर मैं आपको बताने लगा कि ब्लैंक वर्स क्या है, यहाँ तो अब नए बच्चों को रटना है, और जो पुराने स्टूडेंट्स है उन्हें मैंने बता रखा है, उन्हें सब पता है। आयम्बिक पेंटामीटर, अब आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है वो बताना पड़ेगा। जो पोयम आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई हो, आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब होता है कि उसमें आपके 5 फीट होने चाहिए, और अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, ये वाला तरीका होना चाहिए। आयम्बिक पेंटामीटर, दोनों वर्ड को अलग अलग तोड़ दूं तो आयम्बिक का मतलब है अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस का मतलब है लघु दीर्घ मात्राएं, और पेंटामीटर का मतलब है 5 फीट। इसका मतलब आपके 5 फीट हो, 10 मात्रा हो, 5 चरण हो, वो आयम्बिक पेंटामीटर होता है। और तुकबंदी ना मिले, राइम स्कीम ना हो लास्ट में। अगर राइम स्कीम हो गई तो यही चीज आयम्बिक पेंटामीटर वाली राइम स्कीम हो गई तो हीरोइक कपलेट बन जाती है। और अगर राइम स्कीम नहीं है तो वही ब्लैंक वर्स बन जाता है। तो ब्लैंक वर्स में लिखी हुई पोयम है, 2-2 लाइन, और सब में मतलब ब्लैंक वर्स है, और कोई उसमें राइम स्कीम नहीं है, और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई है। इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पोयम ब्लैंक वर्स में है। तो ध्यान रखना है, वर्ड्सवर्थ की ये पोयम ब्लैंक वर्स में है। वर्ड्सवर्थ फोकस ऑन मैन्स स्ट्रगल टू मेंटेन हिमसेल्फ एंड हिज वैल्यूज इन ए होस्टाइल वर्ल्ड। वर्ड्सवर्थ इस चीज पे फोकस करता है, किस पे, कि मैन का स्ट्रगल दिखाया गया। अब मैन, कौन से मैन का, यहाँ पर माइकल की बात हो रही है। माइकल का स्ट्रगल है टू मेंटेन हिमसेल्फ, वो अपने आप को मेंटेन कर रहा है पोएम के अंदर, कैसे अपने आप को संभाले हुए है। एंड हिज वैल्यूज को, अपने मूल्यों को, अपनी ईमानदारी, अपनी पहचान को, अपने मूल्यों को, इन ए होस्टाइल वर्ल्ड, इस दुश्मन संसार के सामने, वो संसार दैट ट्राइज टू पुल हिम डाउन, जो हमेशा उसे पुल हिम डाउन, नीचे फेंकना चाहता है, कुचलना चाहता है, उस संसार से लड़ रहा है। यहां पर एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया है माइकल का, जो उस संसार से लड़ रहा है, जो संसार, वो दुश्मन है, और वो संसार है मेटरलिज्म का। तो माइकल की लड़ाई है, माइकल उसमें पूरा उसमें लड़ाई लड़ता है, हर तरीके की परेशानी को झेलता है। उम्र का हिसाब था, वो तो बहुत प्रयास करता है बेचारा, लेकिन बाद में मर जाता है। द नेरेटिव पोयम, ये लंबी पोयम, इज कॉल्ड द एक्सपेरिमेंटल पोयम ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ की एक्सपेरिमेंटल पोयम में आती है। अब एक्सपेरिमेंट, शुरू में उसने एक्सपेरिमेंट ही करे थे। शुरू में जो लिरिकल बैलेड निकले थे पहले वाले 1798, वो तो सारा ही एक्सपेरिमेंटल था। वो देखना चाह रहा था, नब्ज टटोल रहा था रीडर्स की, कि क्या हमें पसंद करेंगे। भाई न्यू क्लासिकल एज की इतनी बेहतरीन बेहतरीन वर्क चल रहे थे, और इतने फेमस राइटर हुए थे। तो उनके बाद अब ये रोमांटिक एज की स्टार्टिंग करने के लिए आए थे वर्ड्सवर्थ और एस टी कोलरिज। तो इसे ये था कि भाई क्या मुझे, मतलब क्या मेरे वर्क को अप्रिशिएट किया जाएगा, और वो किया गया। तो वही था, 1798 में निकाले, फिर 1800 में कुछ और पोएम डाली, तो एक्सपेरिमेंटल पोएम है। ओक ट्री इज कॉल्ड क्लिपिंग ट्री बाय ल्यूक एंड माइकल। ल्यूक और माइकल ओक ट्री को क्लिपिंग ट्री कहते थे। तो क्लिपिंग होता है अपनी तरफ को जकड़ना, तो मतलब अपनी तरफ को खींचना, पकड़ना, ये क्लिपिंग ट्री बोलते थे। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि क्लिपिंग ट्री किसे कहा है।
और किसने कहा है? तो ल्यूक और माइकल दोनों उसे क्लिपिंग ट्री कहते थे, जो जकड़ता है, पकड़ता है। ये लाइन भी इसकी फेमस है, द सन हिमसेल्फ स्केर्सली बीन मोर डिलीजेंट देन आई। स्केर्सली और हार्डली के नियम आपको याद भी करना है ग्रामर में। तो हार्डली और स्केर्सली मुश्किल से ही नेगेटिव सेंस दिखाते हैं। द सन हिमसेल्फ स्केर्सली, सूरज जो है वो स्वयं मुश्किल से ही बीन मोर डिलीजेंट, मतलब वो ज्यादा डिलीजेंट होगा देन आई, मेरी अपेक्षा। माइकल कहता है सूरज भी नहीं है, और सूरज की तरफ को देख के कहता है इस बात को। तो सूरज की तरफ वो देख के कहता है, हे सूरज, तू भी इतना डिलीजेंट नहीं है जितना कि मैं हूं। डिलीजेंट होता है परिश्रमी, और परिश्रमी क्यों है? क्योंकि तू तो कुछ समय बाद रेस्ट कर लेता है। वो बात एक अलग है, अगर लॉजिक में आ जाओ तो सूरज कभी छिपता नहीं है, निकला रहता है हमेशा। लेकिन फिलहाल, अब ये तो वैसे भी विलियम वर्ड्सवर्थ वाली बात है, पुरानी बात है, जब तक तो इन चीजों का भी नहीं पता था। तो वो ये कहना चाह रहा है कि हे सूरज, जॉर्डन की पोएम में भी सूरज के ऊपर उसने भी लिखी है, द सनराइजिंग पोएम। उसमें वो कहता है, जॉर्डन ऐसे ही बोलता है कि हे सूरज, हे सन, कि तू थक गया होगा, अब रेस्ट कर ले। और तुझे दुनिया के चक्कर, भाई तेरा काम है, तुझे पूरा भ्रमण करना होता है, तो तू एक काम कर, वो काम तेरा यहीं खत्म हो जाएगा। मैं और मेरी बिलव्ड इस रूम में है, तो इस रूम के ही चक्कर काट ले, यहीं सब, पूरी दुनिया यहीं बसी हुई है। तो समझ ले कि तेरा वर्क पूरा हो गया, तुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। ऐसे बोलता है। और यहाँ पर सूरज के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम के अंदर सूरज को देखो किस तरीके से लिया है। तो माइकल ने कहा है कि सूरज तू इतना परिश्रमी नहीं है, तू तो मेरे सामने आधा भी काम नहीं करता, क्योंकि तू सुबह आता है अपने नौकरी पे, और शाम को छिप अपना रेस्ट करने चला जाता है, अपने घर चला जाता है। और हमें देख, पूरे दिन चक्कर काट रहे हैं, और उम्र देख ले हमारी। और दूसरा, पूरी रात भी हम मेहनत करते। तो ये अपनी वाइफ के साथ वो भी करता था, काम भी करवाता था, स्पिनिंग वाला। वर्ड्सवर्थ वाज सेल्डम गुड एट टेलिंग ए स्टोरी। ये एफ एल ल्यूकस जो है उसने कहा है कि वो सेल्डम माने होता है कभी कभार की, अच्छा होता है कहानी बताने में, मतलब बहुत कम स्टोरी सही करके बता पाता है वर्ड्सवर्थ, लेकिन ये वाली स्टोरी उसने वाकई अच्छी बताई है। आफ्टर सीइंग दैट हीप ऑफ स्टोन्स, वर्ड्सवर्थ रोड दिस स्टोरी थ्रू दिस पोएम। अच्छा, वो जो हीप ऑफ स्टोन देखा था जो इसने, उसी की बात हो रही है, ग्रास मेयर ने जो देखा था, उस स्टोन्स का जो हीप देखा था, वो ढेर जो चट्टा लग रहा था, उसी से ही वर्ड्सवर्थ ने इस स्टोरी को लिखा है। मतलब इस पोएम के अंदर जो ये स्टोरी डाली है, वो उसी की कहानी पे डाली है। इन द फर्स्ट 25 लाइन्स जो है पोएम की, जो शुरुआत की लाइन है, बहुत लंबी पोएम है, स्टार्टिंग में वर्ड्सवर्थ पहले डिस्क्राइब करता है, पहले वो सोर्स बताएगा मैंने ये कहानी कहाँ से ली है, बेसिक सोर्स ऑफ दिस टेल अबाउट दिस पोएम। इस पोएम के बारे में वो बताएगा किस तरीके से मैं उस ब्रूक झरने के पास था, वहां पे मैंने वो पत्थर देखे, वहां से कहानी इसने उठाई है, वो बताएगा। अकॉर्डिंग टू पेपर, ये राइटर का नाम है, वर्ड्सवर्थ वाज अटेम्प्टिंग टू टर्न द अटेंशन ऑफ रीडर्स टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन ऑफ इंग्लैंड एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पर्सनल लाइफ। ये जो मेन बात है जिसके ऊपर ये कहानी वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, वो बात इस क्रिटिक ने, पेपर ने बिल्कुल साफ बता दी कि इसमें वर्ड्सवर्थ वाज अटेम्प्टिंग, वो प्रयास कर रहा था इस पोएम के माध्यम से, टू टर्न द अटेंशन ऑफ रीडर्स, वो पढ़ने वालों की अटेंशन माने ध्यान को टर्न करना चाहता। पढ़ने वाले कौन? हम और तुम। वो हमारे ध्यान को, वर्ड्सवर्थ डेस्क्राइब, वर्ड्सवर्थ वाज अटेम्प्टिंग, वो प्रयास कर रहा था, टर्न करना चाह रहा था हमारे ध्यान को टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। ये बढ़ता हुआ जो अर्बनाइजेशन है, मतलब शहरीकरण। अर्बन माने शहरी होते हैं, जैसे रूरल का अपोजिट अर्बन हो जाता है। तो जो अर्बनाइजेशन है, तो मतलब जो शहरीकरण है, जो दुनिया शहर की तरफ को जा रही है, इस तरफ हमारा ध्यान ले जाना चाह रहा है। वो भी बढ़ता हुआ शहरीकरण, दुनिया भागम भाग शहर पे जा रही है। ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का, इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि इंग्लैंड में क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही थी। अब इंडस्ट्री लगने लगी थी, ये तो हकीकत थी, उसी चीज को दिखाया भी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो वो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, उसमें क्या था कि जब इंडस्ट्री लगेगी तो वर्क मिलते थे, भाई जहाँ फैक्ट्री वाले इलाके आ जाते हैं तो इंसान जो है वो वर्कर बन जाते हैं, वहां पे पैसा मिलता है। वैसे तो फार्मिंग ही होती है, अलग से जो होगा या तो गवर्नमेंट जॉब होगी, या फिर आप किसी इंडस्ट्री में लगोगे। तो वहां पे इंडस्ट्री आई, तो उससे वर्कर हुए, उन्हें दो पैसे मिलने लगे, हाथ में जब पैसा आता है तो उसकी अलग ही बात होती है। तो हाथ में पैसा आता है, इसमें जो है उसी चीज को दिखाया गया कि किस तरीके से वर्ड्सवर्थ के बारे में बताया गया। वर्ड्सवर्थ वाज अटेम्प्टिंग टू टर्न द अटेंशन ऑफ रीडर्स, वो रीडर्स के, रीडर्स का जो ये इस तरीके से जो रीडर है,
वो उनका ध्यान जो है, वर्ड्सवर्थ वाज अटेम्प्ट करता टू टर्न द अटेंशन ऑफ रीडर्स टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, कि रीडर्स के ध्यान को वो अर्बन शहरीकरण की तरफ को जो जा रहे हैं ना, वो बढ़ रहा है, जो शहरीकरण बढ़ रहा है उस पे, ऑफ इंग्लैंड का, एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पर्सनल लाइफ, और इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है पर्सनल लाइफ पे, ये बताना चाह रहा है कि भाई जो पेस्टोरल लाइफ पे, पेस्टोरल होती है ग्रामीण गांव की, या ये गडरिया, ये गांव वाली जो जिंदगी है, इसके ऊपर शहरीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो वो ल्यूक के करेक्टर से ये बात हमारे माइंड में डालना चाह रहा है कि पब्लिक किस तरीके से भागी जा रही है, अगर किसी को पैसा कमाना पड़ रहा है तो सीधा भाई शहर जाओ। तो जैसे ल्यूक को भेजा गया, कोई और माध्यम ही नहीं था, और फिर किस तरीके से उसका इम्पैक्ट कितना बुरा पड़ रहा है, ये बात बताना चाह रहा है वर्ड्सवर्थ इस पोएम के माध्यम से। द इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब जो इंडस्ट्री बढ़ रही थी, फैक्ट्रियां लग रही थी, ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, बार बार वहां फैक्ट्री लगती, वाज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द सफरिंग ऑफ रूरल वर्कर्स। गांव के जो बेचारे कामगार थे, उनका जो सफरिंग का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इसको जाती है, मतलब जो गांव वाले व्यक्ति दुखी हो रहे थे बार बार, तो उसका जो श्रेय जाता है, जो इस काम पे पूरा रेस्पॉन्सिबल है, वो है जो इंडस्ट्री लग रही थी बहुत ज्यादा इंग्लैंड के अंदर। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था इसी समय, जो औद्योगिक क्रांति है वो यही पीरियड रहा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला ही। तो फ्रांस की क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति चल रही थी, तो चारों तरफ, अब तो पहले तो इंग्लैंड से ही स्टार्ट हुई, लेकिन फिर चारों तरफ फैली, पूरे यूरोप में गई, और वहां से ही उसी के लिए ही फिर क्या होता है, आपने देखा होगा जो ये मतलब कच्चे माल के लिए फिर ये दूसरे देशों में जाते थे, फिर वहां पर क्या करते थे, जैसे हमारे देश पे करा, फिर कब्जा करा जाता था, फिर वहां से रॉ मटेरियल उठा करके अपनी इंडस्ट्री में लेके आते थे इंग्लैंड वाले, ज्यादातर तो इंग्लैंड नहीं, उस समय तो इंग्लैंड ही मेन था। तो वहां 1800 की बात हो रही है, 1800 आप लगा लो, 1857 में हमारे यहाँ क्रांति हुई। तो 1800 में जो था, यहाँ पर अंग्रेज तो बुरे हावी हो चुके थे, तो किस तरीके से यहाँ से माल सारा वहां जाता, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो यही था। तो ये क्योंकि इंडस्ट्री लग चुकी थी, तो नील की खेती होती थी, फिर वो नील वहां ले जाते थे, ऐसी कॉटन कपास, फिर वहां से कपड़े बन के आते थे, मतलब रॉ मटेरियल जो था, अलग अलग कंट्री जहां से जो चीज मिलती थी, जहां मसाले मिलते थे वहां से मसाले, तो ये सारे काम जो थे ये सब हो रहे थे। तो किस तरीके से इंग्लैंड के अंदर भी, अब ये तो हो गई बात, दूसरे कंट्री से ऐसे ला रहे, जो इंग्लैंड के आसपास भी जो गांव थे, वहां के भी व्यक्ति अब वहां काम करने के लिए आ रहे थे, तो उन्हें वर्क मिल रहा था वहां पे। शहर की जिंदगी में आते थे तो वो गंदगी भी है शहर में, जैसे इसके साथ ल्यूक के साथ हुआ है, तो वो सब चीजें भी चलने लगी थी। तो क्या होता रहा, बहुत बड़ा गंदा इम्पैक्ट पड़ रहा था रूरल लाइफ पर, वहां के पर्सन्स के ऊपर बहुत ज्यादा जो गलत प्रभाव था वो पड़ा हुआ था। ये चीज बताई गई है इसमें कि भाई किस तरीके से ये सारी चीजें हुई हैं। ठीक है, तो ये रहेगा। ये वर्ड्सवर्थ की माइकल पोएम है जो कंप्लीट कर दी मैंने आज, इसकी स्टोरी भी बता दी है और इसके क्वेश्चंस भी करा दिए। इस पे से कुछ भी आएगा जब आप इसे एक बार रिवाइज कर लेना, और कोई भी क्वेरीज हो वो पूछ भी लेना। तो इस तरीके से मतलब ये टोटल जो है कंप्लीट हो जाती है आज के लेक्चर में।